वेलकम टू माय केक एक्सप्लेन चैनल। स्टोरी की शुरुआत में हमें साउथ सी सिटी की एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लीदान होता है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है। लड़की कहती है कि आज तो लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। फिर हमारे हीरो के पास आके बोलती है चलो करते हैं। हमारा हीरो शर्माते हुए करते हैं क्या करते हैं, मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। फिर वह थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है कि नहीं, वो मेरे बारे में कोई फीलिंग नहीं रखती है। तभी लीदान अपनी तलवार उसके दोनों टांगों के बीच में मारती है और उसका बाल बाल बचता है और हमारा हीरो बहुत डर जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारे सोल को किंग ऑफ हेल भी रिजरेक्ट नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर दूँगी। वहीं अपने हीरो को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहता है क्या सोल रिजरेक्ट? फिर लीदान बोलती है कि हाँ, तुम मर चुके हो। ये सुन के हमारा हीरो तो बिल्कुल चौंक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोग इकट्ठे दिखाए जाते हैं, जिनमें से 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे कोई मर गया क्या। फिर हमारा हीरो रोड पे पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसे कुछ पुलिस वाले कपड़े से ढक देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और 12 साल पहले की बात बताई जाती है कि कुछ रीज़न के कारण अर्थ में स्पिरिट एनर्जी फैल जाती है और कल्टीवेशन जैसी चीज़ जो केवल नॉवेल में एग्जिस्ट करता है वह रियलिटी में होने लगी। फिर सीन हमारे हीरो पे आता है। वो बोलता है 99.99% लोग हैं जिनके पास ऐसी स्पिरिचुअल रूट होती है जिससे वो कल्टीवेट कर सकते हैं। केवल मैं ही हूँ और एक अकेला मैं ही हूँ जिसके पास लो ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। और हमें बताया जाता है कि जितने भी एल्डर हैं वो ट्रू ऑरा को स्क्रिप्चर में प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि कल्टीवेशन ही आज के समय पे सब कुछ माना जाता है। आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते तो आप लो क्लास के लोगों में गिने जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कुछ बुली लड़कों से एक लड़की को बचा रहा होता है। सामने वाले लड़कों में से एक लड़का कहता है कि हम तो केवल इसे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और दूसरा लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की, हम सेकंड स्टेप कल्टीवेशन पे हैं। तभी हमारा हीरो उन्हें डराते हुए कहता है कि मेरा नाम चैन है और मेरे पास हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और मैं थर्ड स्टेप कल्टीवेशन पे हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों हमारे हीरो को बहुत बुरी तरीके से पीट कर चले जाते हैं। फिर हमारा हीरो वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं 0.01% लोगों में से आता हूँ जिसके पास यूजलेस ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने एक लड़की को कुछ लड़कों से बचाया है। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो गेम खेल रहा होता है। वहीं कुछ गार्ड आके हमारे हीरो को पैर से दबा लेते हैं और एक हट्टा कट्टा आदमी हमारे हीरो से कहता है तुम ट्रेस इस गेम के टूर्नामेंट को खेलने के लायक नहीं हो। फिर हमें पता चलता है कि हमारा हीरो यहाँ रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा होता है और दूसरा आदमी कहता है केवल कैप्टन हुआंग हैं जो इस गेम में टॉप टायर टूर्नामेंट में एंटर कर सकते हैं। तभी कैप्टन हुआंग एक बड़ा सा पत्थर अपने एक ही हाथों से उठाकर कहता है कि क्या ये तुम कर सकते हो, ये है तुम्हारा और मेरे लेवल का डिफरेंस। वो दोनों उसे हुमलेट कर ही रहे होते हैं। तभी वही लड़की हमें दिखाई जाती है जिसे पहले हमारे हीरो ने कुछ बुली लड़कों से बचाया था। वो इस हॉल की हेड होती है। उसका नाम जू जिनसिन होता है जिसे हम लोग जू बुलाएंगे आज से। उसे देखते ही कैप्टन हुआंग पत्थर को नीचे रख देता है और वो तीनों उसे ग्रीट करते हैं। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है जिसे देख के हमारा हीरो ब्लश कर रहा होता है और साथ में वो दोनों भी ब्लश कर रहे होते हैं और तीनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा होता है कि कितनी सुंदर है ये। फिर वो हमारे हीरो के सामने से ही उन तीनों को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। वहीं कैप्टन हुआंग हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों साथ में ही पढ़े हो फिर भी उसने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो अकेला खड़ा होता है और चारों तरफ से लोग उसको ट्रेस बोल रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे होते हैं। सीन रात को शिफ्ट होता है जहाँ हमारा हीरो कॉफ़ी पीते हुए कंप्यूटर चला रहा होता है। तभी हमें जू को दिखाया जाता है जो अपना सारा काम करके बाहर की तरफ आ रही होती है और कहती है सच में ये प्रेसिडेंट का जॉब भी बहुत थका देने वाला होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसके कप में एक तालिस्मान आके लगता है। वो उसे देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है क्या, एक येलो ग्रेड का तालिस्मान? इतना वो कहता ही है कि वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें नहीं दिखाया जाता कि हमारे हीरो के साथ क्या हुआ। एक्सप्लोजन के बाद हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें से वाइट बालों वाला लड़का परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रेसिडेंट कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? वहीं कुछ सिक्योरिटी आते हुए कहते हैं तुम कौन हो और क्या चाहते हो? और कैप्टन जुआंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्या तुम मुझे जानते हो? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम कैप्टन जुआंग है। कैप्टन जुआंग की बात पूरी भी नहीं होती और वो तीनों इन्हें पूरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड उन पर गोली चलाता है लेकिन वाइट बालों वाला लड़का अपने हाथ से फ्लेम निकालकर उसे बीच हवा में ही लिक्विड फॉर्म में ला देता है। वहीं हमारा हीरो पीछे से निकलता है और वाइट हेयर वाले बंदे को आवाज़ देता है और वो बिल्कुल चौंक जाता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये ज़िंदा है? तभी हमारा हीरो कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो लेकिन मैं तुम्हें जू को
किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुन के वाइट हेयर बालों वाला लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हें अभी मारने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वहीं पीछे से कैप्टन हुआंग कहता है, पागल मत बनो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे कैसे रोकूंगा, और उसके पैर कांप रहे होते हैं। वो मन में सोचता है कि जू को बाहर निकलने के लिए कम से कम 20 सेकंड लगेंगे, तब तक मुझे उसे रोकना होगा। फिर वह एक पाइप जैसे लोहे को लेकर वाइट बालों वाले लड़के को मारने के लिए दौड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें रोक के रखूँगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। फिर वाइट बालों वाला लड़का हमारे हीरो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लगता है तुम मरने के लिए तैयार हो रहे हो। और हमारा हीरो मन में सोचता है कि वो केवल अपने फ्लेम से अटैक करेगा। वो गोली अपनी फ्लेम से मेल्ट कर देता है। ये उसके बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं है और उसका आर्म भी अभी जल रहा है। इसका मतलब वो फायर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। वाइट बालों वाला लड़का जैसे ही हमारे हीरो को पंच मारता है, उसका हाथ लोहे के पाइप में फंस जाता है और जैसे ही हीट बढ़ता है, हमारा हीरो हंसते हुए बोलता है, चलो साथ में मरते हैं। ये सुन के वाइट बालों वाला लड़का बिल्कुल चौंक जाता है और डर भी जाता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हमारा हीरो ऊपर की तरफ उड़कर नीचे गिरता है। और वहीं जू भी बाहर निकलते हुए उसे देख लेती है और देखकर अनदेखा कर देती है। और हमारा हीरो मन में सोचता है, जैसा उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो अभी भी इतना काम है, जबकि मैं इतने बड़े एक्सप्लोजन के साथ हिट हुआ। लेकिन चलो अच्छा है, वो ठीक है। इतना बोलते हुए हमारा हीरो वहीं पे मर जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वही लड़की फ़ोन में देखते हुए कहती है, क्या किंग ऑफ हेल डेथ को एक्सीडेंट बता रहा है। फिर वो अपने हीरो को कहती है, तुम सुनो मेरी बात को, मेरा नाम लिदान है, मैं कैप्टन हूँ हेवन सिक्योरिटी की, तुम्हारे भाषा में गॉड। हमारा हीरो ये सुन के कहता है, क्या तुम गॉड हो, तुम्हारा कल्टीवेशन तो सबसे ज़्यादा होगा। फिर वो हमारे हीरो के शर्ट को पकड़ते हुए कहती है कि मैं बेस्ट में भी टॉप पर आती हूँ, और तुम्हारे वजह से मेरा मॉन्स्टर पकड़ने का मिशन फेल हो गया, क्योंकि तुम्हारी सोल अचानक से यहाँ आ गई। तो तुम अब मेरी हेल्प करोगे मॉन्स्टर को पकड़ने में, जिससे मैं फ्री हो सकूँ। फिर हमारा हीरो कहता है, इस समय मुझे नहीं पता इस जॉब से मेरी डेस्टिनी कैसे चेंज होगी। स्टोरी के सेकंड पार्ट में हमें चेन को एक सुनसान गली में दिखाया जाता है। वो कहता है, ये मेरा पहला मिशन है, मुझे एक भूतिया मेंशन ढूंढना है। फिर हमें 1 घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीदान चेन से कहती है, तुम्हें मॉन्स्टर्स और गॉड को पकड़ना है जो बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं। चेन बोलता है, मेरे पास तो यूज़लेस स्पिरिचुअल रूट है, मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन के अगेंस्ट भी फाइट नहीं कर सकता। लीदान बोलती है, मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, हमारे पास इनफ मैन पावर नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम्हें हायर करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये बात चेन के सीधा दिल पे लगती है। लीदान कहती है, अर्थ पे स्पिरिट एनर्जी फैलने की वजह से हर जगह मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि वो रेकलेस मंकी हेवनली कोर्ट में ट्रबल मचा रहा है, इसलिए मुझे तुम जैसे ट्रेस को यूज़ करना पड़ रहा है। लीदान चेन को एक मोबाइल फ़ोन देती है और कहती है, ये कोई नॉर्मल फ़ोन नहीं है, ये एक डिवाइन आइटम है, इसको हेवनली कोर्ट में बात करने के लिए और किसी आइटम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं, ये केवल ऑफिसर्स के लिए होता है। चिंता मत करो, तुम्हें केवल ग्रेड एफ का मिशन मिलेगा। लो ग्रेड वालों के लिए सारे मॉन्स्टर स्टूपिड होते हैं, और तुम्हें मैं कुछ आइटम सेंड कर दूंगी। यहाँ तक कि जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो भी इन मॉन्स्टर को पकड़ सकते हैं। ये बात तलवार की तरह चेन के सीधा दिल में लगती है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि लीदान ने उससे कहा था, अगर तुमने अपनी जॉब को सही से किया तो मैं तुम्हें वापस अर्थ पे भेज दूंगी। वो आगे चल ही रहा होता है कि तभी हमें उसके पैर के नीचे एक बैरियर दिखाया जाता है। वो कहता है, ये क्या है। वहाँ पे हमें कई सारे र्यून्स दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर चेन थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर हमें सामने एक मेंशन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। फिर उसी मेंशन से एक रस्सी बाहर निकल के चेन के गले में लिपट जाती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। चेन चिल्लाते हुए कहता है, कोई मुझे बचाओ, क्या है ये। तभी एक बहुत डरावनी सी एक औरत दिखाई जाती है,
जिसने चेन को पकड़ा होता है। फाइनली उसका फेस दिखाया जाता है और वो बहुत सुंदर होती है। फिर वो हमारे हीरो कहती है, कौन हो तुम और तुमने मेरे बैरियर को क्यों क्रॉस किया। चेन पड़ा होता है और कुछ ऐसी चीज़ें देख लेता है जिससे वो शर्माने लगता है। फिर हमें हेवनली सिक्योरिटी का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ 2 ऑफिसर हमारे हीरो को देख रहे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर कहता है, कैप्टन ने फिर से किसी नए बंदे को गलत मिशन दे दिया। वहाँ पे 2 हॉन्टेड मैंसन था और ये लड़की SS ग्रेड की है। फिर हमें उसका इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। उसका ग्रेड मिशन SS होता है और उस लड़की का नाम वानयाजी होता है। ऑफिसर परेशान होते हुए कहता है, वो एक गोल्डन इमॉर्टल लेवल पे है, यहाँ तक कि कैप्टन भी उसे हैंडल नहीं कर सकती। तभी हमारे हीरो के हाथ में एक सिंबल चमकने लगता है। उसमें नोटिफिकेशन आता है, आपको एक आइटम बैग रिसीव हुआ है। उस सिंबल को देखकर वो लड़की कहती है, एक ब्रोंज लेवल का ऑफिसर। तभी हमारा हीरो कूद कर उसके सामने आ जाता है और कहता है, मेरा नाम चेन है, मैं एक हेवनली कोर्ट का ऑफिसर हूँ, तुम विश सरेंडर कर दो। और फ़ोन में देखते हुए कहता है, मेरे पास 3 आइटम है, कौन सा मैं यूज़ करूँ। हेवनली कोर्ट का ऑफिसर उसे देखते हुए कहता है, कैप्टन ने तो उसे आइटम बैग सेंड कर दिया। अगर उसने गलती से गोल्ड या सिल्वर लेवल का आइटम यूज़ कर लिया तो वह उसे हैंडल नहीं कर पाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा ऑफिसर कहता है, क्या हम कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक करती है। इतने में पीछे से लीदान बोलती है, हाँ मैं मिस्टेक करती हूँ, तुम एक बार फिर से कहना। जिसे देखकर ऑफिसर के पसीने छूटने लगते हैं और वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। सीन उस लड़की और चेन के ऊपर शिफ्ट होता है। वो कहती है, क्या तुमने मुझे विच कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे विच बुलाने की, जबकि तुम अभी ब्रोंज लेवल पे हो। चेन उस लड़की को गुस्से में देखकर कहता है, क्या ये मॉन्स्टर पागल हो गई है? मुझे अपने सिक्योर के लिए जल्दी से अपना आइटम यूज़ कर लेना चाहिए। पहले वो सोचता है मुझे गोल्ड लेवल के आइटम को यूज़ करना चाहिए, फिर वो रुक जाता है और कहता है, मैं तो ब्रोंज लेवल के मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ, और ब्रोंज लेवल आइटम पे क्लिक कर देता है। क्लिक करते ही वहाँ से ब्लू कलर की रोशनी निकलती है और एक ब्रोंज लेवल के रोप को बाहर निकालकर उस मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है, जिसे वो लड़की अपने एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है, मैं एक गोल्डन इमॉर्टल हूँ और तुम मुझे ब्रोंज लेवल के आइटम से पकड़ना चाहते हो। फिर वो सिल्वर लेवल के तालिस्मान को निकालकर चेन की ओर तेज़ी से फेंकती है, जिसे देखकर चेन कहता है, अगर तुम्हें सिल्वर लेवल के आइटम से कुछ नहीं होता तो इसका क्या कहना है, और अपने फ़ोन में क्लिक करके सिल्वर लेवल के आइटम को निकालकर सारे तालिस्मान को एक शील्ड से रोक लेता है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। और फिर चेन बोलता है, मॉन्स्टर रोप तुम्हारे आगे यूज़लेस है, तो फिर मैं तुम्हें इमॉर्टल रोप से पकड़ूंगा। फिर वो उस लड़की को अजीब तरह से बांध देता है और चेन कहता है, हिलो मत और मुझे सरेंडर कर दो। तो गाइस, स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। चैप्टर 3 में हमें दिखाया जाता है, चेन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो दर्द से चीख रहा होता है, क्योंकि उसका लेवल इतना नहीं रहता कि वो उसे हैंडल कर सके। तभी जितने भी तालिस्मान की स्पिरिट एनर्जी होती है वो उसके बॉडी में जाने लगती है। वहीं दूसरी साइड वो लड़की कहती है, इससे पहले मुझे किसी ने भी इस तरह नहीं पकड़ा। तभी वो अपनी पूरी पावर लगा के रोप को तोड़ देती है और कई सारे गोल्डन लीजेंडरी लेवल का तालिस्मान बाहर निकालकर चेन की ओर तेज़ी से फेंकती है, जिसे चेन हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या ये गोल्डन लीजेंडरी लेवल का तालिस्मान है? तभी वो अपने फ़ोन में क्लिक करके एक डिवाइन एसेंस शील्ड से सारे तालिस्मान को रोक लेता है, जिसे देखकर लड़की के भी पसीने आने लगते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। वहीं चेन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो खून की उल्टी करने लगता है। वो लड़की हैरानी से कहती है, ये आइटम 2 लेवल ज़्यादा है तुम्हारे लेवल से, अगर कोई और होता तो अभी तक मर चुका होता। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। और तेज़ी से चेन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। अभी चेन के बॉडी से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। तभी वो लड़की चेन के आगे आके रुक जाती है और उसे देखकर ब्लश करने लगती है। फिर जब वो उसकी पूरी बॉडी देखती है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो उड़ते हुए पीछे गिरती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, चेन हैरानी से बोलता है, क्या मैं तो स्पिरिट एनर्जी रिलीज कर पा रहा हूँ, लेकिन कैसे? क्या ये स्पिरिट एनर्जी इस आइटम से मेरी बॉडी में आ रही है? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या स्पिरिट एनर्जी की फीलिंग ऐसी ही होती है? और वहीं बैठकर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने लगता है, जिसे देखकर उस लड़की के तो नोज़ ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहे होते। फिर हमारा हीरो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ये लड़की जब मुझे मारने आ रही थी तब ये अचानक से ऊपर कैसे उड़ गई? और तालिस्मान में इसकी मास्टरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ये गोल्डन लेवल के तालिस्मान को भी यूज़ कर सकती है, जो बहुत रेयर होता है। लेकिन क्यों, जबकि ये F ग्रेड की मॉन्स्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं? ये कहकर
वो एक कदम पीछे हटा लेता है और वो लड़की अपने नाक को ढकते हुए कहती है, क्यों मैं इतना नर्वस हूँ जबकि मैं अनगिनत आदमियों से मिल चुकी हूँ। लेकिन एक मिनट, क्या ये प्योर एनर्जी है जो केवल वर्जिन बॉडी में पाई जाती है? और ये देखकर उसकी ब्लीडिंग और तेज़ हो जाती है। कहती है, क्या ये वर्जिन है अभी तक? नहीं, मैं तो अपनी ब्लीडिंग नहीं रोक पा रही हूँ, और उसकी ब्लीडिंग क्यों हो रही है तो आप जानते ही होंगे। और वहीं चैन बोलता है, तुम चाहे जितना चीख लो, ये यूजलेस है। मैंने सही गेस किया था, तुम तालिस्मान कल्टीवेटर हो, तुम फिजिकली बहुत वीक हो। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी मुझे दिख रही है। अब इसे कौन बताए कि वो इसके प्यार में पागल। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस लड़की का नाम वान याजी था, जिसे हम वान कहेंगे। वान चैन को करीब देखते हुए कहती है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाऊँगी। और एक हार्ट तालिस्मान अपने ऊपर लगाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ, मैंने ऐसे कई सारे लड़के देखे हुए हैं। लेकिन चैन इतना चार्मिंग दिख रहा होता है कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाती और उसे पकड़कर किस कर लेती है। चैन ब्लश करते हुए कहता है, मेरी पहली किस थी। और वो उसके इस एक्शन से बहुत हैरान भी होता है। चैन को ऐसा फील होता है कि जैसा एक सांप अपने शिकार को मारने से पहले उसके साथ खेल रहा हो। वान कहती है, कोई भी आदमी मेरे किस को रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर वो चौंकते हुए कहती है, उसके साथ क्या गड़बड़ है? ये मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई सपेरा अपने हथेली पे उसे नचा रहा हो, और वो एक सांप है जो सपेरे के कंट्रोल में है। तभी उसे पीछे से धक्का देकर कहती है, बस करो, मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी ख़त्म हो गई है। और वो उसे धक्का देकर अपने मेंशन में बहुत तेज़ी से भाग जाती है। फिर चैन बोलता है, क्या स्ट्रेंथ है, इतनी देर से ये अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रही थी। ये तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक्सप्लेन मांगा पे। तो गाइस, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। पिछले कुछ दिनों से 4 सब्सक्राइबर के आगे चैनल बढ़ ही नहीं रहा था। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमें चैन को दिखाया जाता है, जिसको एक बंधा हुआ आदमी दिखता है। चैन हैरानी से कहता है, क्या इस आदमी को मॉन्स्टर ने बंदी बना के रखा है? इसकी बॉडी पे तो ब्लू तालिस्मान लगे हुए हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसे खाना चाहती है? फिर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जैसे ही चैन उसे बचाने के लिए टच करता है, उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो जाता है। चैन कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं अभी एक सोल हूँ, ना ये मुझे सुन सकता है और मैं ना इसे टच कर सकता हूँ। तभी पीछे से एक ब्लू तालिस्मान आके उसके पीठ में लगता है, और वहाँ पे वान आ जाती है और कहती है, तुम केवल एक भटकती हुई सोल और ऑफिसर नहीं हो, बल्कि तुम तो दूसरों की स्पिरिट भी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो। अब लड़ना बंद करो, तुम मेरे तालिस्मान के इफेक्ट में हो। अब तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे। और ये कहकर वो अलग अलग तरह से पोज देने लगती है। वान कहती है, कोई भी आदमी मेरे चार्म से बच नहीं सकता, चलो अब थोड़ा मज़े करते हैं। चेन अपनी प्योर एनर्जी से किसी तरह उसे रजिस्ट कर लेता है और एक ख़तरनाक स्माइल करता है। कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो हम साथ में मज़े करते हैं। वान को नहीं पता कि वो उस तालिस्मान के प्रभाव से बच गया है, और वान चेन के गालों को प्यार से पकड़ते हुए कहती है, गुड बॉय, मेरे तालिस्मान कभी फेल नहीं हो सकता। तभी वो बंधे हुए आदमी को देखते हुए कहती है, और तुम, पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ मैं फ्लर्ट कर रही हूँ और 3 मैरिज तालिस्मान इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम पे ये काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि इस तालिस्मान में ही कुछ गड़बड़ है। फिर वान उसके माथे पे चाटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें भी एक दिन अपना बना के रहूँगी, फिलहाल ये वक्त है मज़े करने के। तभी वान चैन के चिपकते हुए कहती है, तुम कपड़ों में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे मसल बहुत अमेजिंग है, तुम्हारे एब्स और वेस्ट लाइन बहुत अच्छे हैं। ये कहकर वान उसे ठर की नज़रों से देख रही होती है और उसके मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं। वान कहती है, मैं इसे किस नहीं कर सकती, नहीं तो वो मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। वान ये सब सोच ही रही होती है, तभी चेन उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर वान भी सरप्राइज हो जाती है, और चेन एक इमोर्टल ट्रैपिंग रोप पीछे से निकाल कर उसे बांध देता है। वान उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, इसे तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। नहीं, ये तो सारी स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मेरे पास थोड़ी भी स्ट्रेंथ नहीं बची। और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वान पूरी तरह से बंधी होती है। वो कहती है, कैसे, तुमने ये कैसे किया? चैन कहता है, अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा? तुम मुझसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन केवल तुम गोल्डन तालिस्मान को ही नहीं यूज़ कर रही थी, बल्कि तुम साथ में मुझे सीड्यूस भी कर रही थी। जब मैं तुम्हारे पास आता था तब तुम मुझे पहले सीड्यूस करती थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी कैसे कंज्यूम कर पाता हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हें किस करता था तब तुम कोई तालिस्मान या स्पेल यूज़ नहीं कर पाती हो। जब तुमने बिना तालिस्मान इस्तेमाल किए हुए मुझे पहले धक्का दिया, इसका मतलब जब मैं तुम्हारी एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करता हूँ तब तुम कोई भी तालिस्मान को यूज़ नहीं कर सकती। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले कुछ दिनों से 11 सब्सक्राइबर के आगे चैनल बढ़ ही नहीं रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, चैन वांग को सब बता रहा था मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा। वांग कहती है, लेकिन तुम तो मेरे तालिस्मान के इफेक्ट में थे। चैन कहता है, मैं पहले तो तुम्हारे स्पेल में आ गया था, क्योंकि तुम बिल्कुल उस लड़की की तरह दिखती हो जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। जब तुमने मेरे बॉडी के साथ गंदे गंदे हरकतें करना शुरू किया
तब मैं तुम्हारे स्पेल से छूट गया था। वांग हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम तो बहुत लॉयल निकले, इसलिए तुम मेरे तलिस्मान में नहीं फंसे। लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। तुम केवल भटकती हुई एक आत्मा हो और वो लड़की किसी और आदमी के साथ मज़े कर रही होगी। ये सुनकर चेन कुछ समय पहले की बातों को याद करता है, जहाँ पे वो लीदान से कहता है, मैं ऑफिसर नहीं बनना चाहता और ना रिजरेक्ट होना चाहता हूँ। मैं केवल यूज़लेस नहीं हूँ, बल्कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही मुझे कोई याद करने वाला है। अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में मुझे अगली ज़िंदगी मिले। लीदान कहती है, तुम जीना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं है। फिर उसकी पास्ट सीन दिखाते हुए कहती है, तो फिर ये क्या है, जिसमें जो दिखाई जाती है, जो चैन को देख के हैरान हो जाती है और रोते हुए उसका नाम लेती है। उठो चैन, को एम्बुलेंस को फ़ोन करो। फिर चैन उस बॉल जैसी चीज़ के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे जू रोते हुए कहती है, नहीं ये सच नहीं हो सकता। चैन उठो, तुम मुझे डराना बंद करो। चैन उसे देखते हुए कहता है, सच में ये मेरे बारे में तो फिक्र करती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे सारी बातें वो वांग को बता रहा होता है। वांग कहती है, तो तुमने ये डिसाइड किया कि तुम रीइंकार्नेट नहीं होगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए रोई थी और अब तुम उस खतरनाक बॉस के लिए काम कर रहे हो, जहाँ वो तुम्हें इतनी खतरनाक मिशन देती है जिसमें तुम्हारी जान कभी भी निकल सकती है। चैन कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, मैं पहले रिजरेक्ट होऊंगा और फिर मैं उसे कन्फेस कर दूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले एक हाथ बहुत तेज़ी से आके उसको लगता है। वहाँ पे लीदान आके कहती है, तुम ठरकी इंसान, पहले तो तुमने मॉन्स्टर को पकड़ा, फिर अपने कपड़े निकाल कर उसके साथ मज़े कर रहे हो। जिसे देखकर वांग घबराते हुए अपने मन में कहती है, क्या ये लड़की पागल हो गई है। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस वाला जू को रिपोर्ट देते हुए कहता है, फोरेंसिक लैब वाले पता लगा रहे हैं चैन के बॉडी के स्पिरिट एनर्जी को ट्रैक करते हुए, जब तक कोई क्लू नहीं मिलता तब तक आप हमारी सेफ्टी में रहेंगी। उसके बारे में पता चलता है, उसका नाम गुओ जिंग है, साउथ सी पुलिस डिपार्टमेंट का कैप्टन है वो। फिर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं, मिस्टर होंग आप अंदर नहीं जा सकते, हटो मेरे आगे से, मुझे जू को देखना है। फिर एक लड़का अंदर आते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो जू, जिसका नाम होंग जियाओमिंग रहता है और वो 18 साल का है। वो एल्डेस्ट सन है साउथ सी सेक्ट के मास्टर का, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है साउथ सिटी का। होंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, किसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई जो तुम्हें मारना चाहता है। और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर ये सब बोल रहा होता है। फिर कहता है, गोजिंग जू मेरी गोड सिस्टर की तरह है, वो मेरे साथ साउथ सी सेक्ट में रुकेगी अपनी सेफ्टी के लिए। फिर उन दोनों को हमें कार में दिखाया जाता है। होंग कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। जू कहती है, होंग तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं इस समय इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। फिर होंग उसे एक तालिस्मान देता है, उसे लेते ही जू को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर जियाओ का असली चेहरा हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खतरनाक स्माइल करते हुए कहता है, इस तालिस्मान को मैंने अपने डैड से लिया था, किसी को बंदी बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। फिर जियाओ उसे ठर की नज़रों से देखते हुए कहता है, जू मुझे पता है मैं अभी बहुत यंग हूँ और तुम मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहोगी, इसलिए मैंने इतनी खतरनाक रास्ते को अपनाया, जिससे मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करके तुम्हारी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट अपना बना लूँ। फिर होंग जियाओ कहता है ड्राइवर से, गाड़ी मेरे फैमिली के होटल के तरफ लेकर चलो। नेक्स्ट सीन हमारा लीडान पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत मिशन दे दिया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी डबल एस ग्रेड और एफ ग्रेड में। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब उसे पता चला था उसने डबल एस ग्रेड का मिशन दे दिया है, तो उसने अपनी सारी भड़ास उन दोनों ऑफिसर पे निकाल दी थी। इन प्रेजेंट में आता है, जब लीदान ने चैन को मारा था तब उसका थोड़ा सा सोल डिस्ट्रॉय हो गया था। लीदान उसके पास आते हुए कहती है, मैं सच में जानना चाहती हूँ, तुम अपने लेवल से भी ज़्यादा लेवल के तालिस्मान को यूज़ करने के बाद अभी तक कैसे ज़िंदा हो। क्या सच में तुम गोल्डन इमोर्टल स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। ये कहकर वो चैन को किस कर लेती है। कुछ देर बाद चैन को धक्का देकर वो पीछे हट जाती है। चैन कहता है, तुम क्या कर रही थी अभी, क्या सारे घोड़े ऐसे किसी को भी किस कर लेते हैं। लीदान कहती है, तुम तो यहाँ मेरी भी स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो, ये तुम्हारी कैसी एबिलिटी है, तुम जरा अपने आप को देखो, तुम्हारे बाल लाल हो गए हैं, तुम्हारी सोल एनर्जी बहुत चमक रही है और तुम्हारी सोल हील भी हो गई। तुम्हारी एबिलिटी तो एक ब्लैक होल जैसी है और बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि क्यों तुम अपने लेवल से भी ज़्यादा लेवल के तलिस्मान को यूज़ कर सकते हो। चैन कहता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो मैं कोई भी आइटम को इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। लीदान कहती है, नहीं, मैंने तो ये केवल अभी तक गेस किया है, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी एबिलिटी नहीं देखी है। स्क्रॉल निकालते हुए कहती है, वान याजी, तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम 1 साल के लिए हेवनली प्रिजन में रहोगी। वान कहती है, मुझे मेरी सज़ा मंजूर है, लेकिन एक फ़ाइनल रिक्वेस्ट है। फिर वो रोते हुए अपने बारे में बताती है, मुझे एक सिंगर से बेइंतहा प्यार था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे चाहे जितनी बार प्रपोज़ करूं, लेकिन वो हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देता था। फिर मैंने उसे अपना बंदी बना लिया और उसकी पूरी बॉडी को मेरे तालिस्मान से ढक दिया। मुझे ये नहीं पता चल रहा है उसके ऊपर ये असर क्यों नहीं कर रहा, यहाँ तक एक इमोर्टल कल्टीवेटर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। क्या वो मुझसे इतना नफरत करता है। चैन हैरानी से कहता है, क्या सिंगर मोर्टल। फिर वो उसके सिर से कपड़ा हटाता है। अब हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि उसके ऊपर मेरे तालिस्मान का क्यों असर नहीं हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। तो गाइस, स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहां पे वान रोते हुए कहती है, मुझे जानना है कि इतने सारे हाई ग्रेड के मैरिज तालिस्मान को इस यूज़ करने के बाद अभी तक ये मेरे प्यार में क्यों नहीं गिरा। सच में ये मुझसे इतना हेट करता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। चैन उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, जिसे देखकर चैन चौंक जाता है। फिर वो वान को देखता है। वान उसके पसीने निकलते हुए देखती है और कहती है, क्या गलत है तुम्हारे साथ, तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो। चैन कहता है, कई सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनमें से कुछ आदमी लड़कियों की तरह और कुछ लड़कियां आदमी की तरह दिखती हैं स्टेज पे। उनका अपना अपना स्टाइल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिसे वान ने इतने दिनों तक बंदी बना के रखा था, वो एक लड़की होती है, जिसे देखकर वान की हालत आप देख सकते हैं। वान सदमे में जाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे हमेशा के लिए लॉकअप में डाल दो। जब तक ये समय नहीं ख़त्म हो जाता मैं वहीं रहना चाहती हूँ। लिदान कहती है, बिल्कुल, मैं तुम्हें हेवनली प्रिजन में हमेशा के लिए डाल सकती हूँ, लेकिन अभी हेवनली प्रिजन मॉन्स्टर से भरा हुआ है। फिर वो चैन को देखते हुए कहती है, इसलिए तुम ऑफिसर फ़ोन के ब्रांच प्रिजन ऐप में डाल दो इसे। फिर वो फ़ोन को देखते हुए कहती है, कैप्चर, और वान को हमें उसी मोबाइल के एक प्रिजन में दिखाया जाता है। जैसे चैन उसे देखता है वो बहुत हैरान हो जाता है। लिदान चैन को बोलती है, ये ऐसा प्रिजन है जब हेवनली प्रिजन में इनफ स्पेस नहीं होता तब ऑफिसर इस ऐप प्रिजन का यूज़ करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है हमारे हेवनली कोर्ट का। चैन कहता है, इसका मतलब ये प्रिजन मेरे साथ ही रहेगा, क्या इससे मुझे कोई ख़तरा नहीं है। लिदान कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की चैन को देखते हुए कहती है, क्या इसने मुझे बचाया है। केवल 5 स्टेप के कल्टीवेटर ही अपने सोल को मेटेरियलाइज कर सकते हैं, इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा होगी। इस लड़की का नाम डैडी यू रहता है, हम लोग इसे यू बुलाएंगे। यू कहती है, ये तो बहुत हॉट है, मैं यहाँ से निकलने के बाद इसे रीपे ज़रूर करूँगी, और वो ब्लश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन के फोरेंसिक डिपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे फोरेंसिक डिपार्टमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है, मुझे विक्टिम के बॉडी पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्या तुम नूडल्स खाना बंद करोगी। डायरेक्टर कहती है, तुम मेरे बिजनेस में टांग अड़ाना बंद करो, मैं तो केवल नूडल्स खा रही हूँ, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। असिस्टेंट कहता है, जब मैं इसकी बॉडी को कट करूँगा तब तुम खाने के लायक नहीं रहोगी। डायरेक्टर कहती है, मैंने इससे पहले भी ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, मुझे डर नहीं लगता, तुम अपना काम करो। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं, तभी वो बॉडी मूव करने लगती है, जिसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। असिस्टेंट डरते हुए कहता है, डायरेक्टर देखो, ये बॉडी तो मूव कर रही है। तभी वो आदमी उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारे पास कपड़े हैं। उसको बोलता हुआ देखकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं, चैन होता है। चैन खुद को हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या मैं दोबारा ज़िंदा हो गया हूँ। फिर चैन पिछली बातें याद करता है, जहाँ पे लिदान ने कहा था उससे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि तुम 1000 अपग्रेड के मिशन करने के बाद अपने बॉडी में रिजरेक्ट हो सकते हो, लेकिन तुमने SS ग्रेड का मिशन किया है, इसलिए तुम्हें रिजरेक्ट किया जा सकता है। जिसे सुनकर चैन खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर लिदान कहती है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ भी है। फिर वो क्रिस्टल में जू को दिखाते हुए कहती है, क्रिस्टल के ऑब्जर्वेशन से मुझे ये लग रहा है जू अभी जियाओ के तलिस्मान के इफेक्ट में है, और सिचुएशन को देख के लग रहा है अभी वो बहुत बड़े ख़तरे में है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे चैन बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहा होता है। चैन कहता है, तुम बस कुछ देर इंतज़ार करो, मैं फाइनली वापस आ गया हूँ अपने लाइफ में, और मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो गुस्से में कहता है, तुम साउथ सी सेक्ट वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू के ऊपर अटैक करने की। तुमने ये सब केवल इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा सेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है इस सिटी में। मैं आ रहा हूँ तुम्हें एक लेसन सिखाने के लिए। फिर वो अपने मन में सोचता है, जू, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और मैं तुम्हें कॉन्फेस कर दूँगा।
फिर वो अपने मोबाइल से तलिस्मान निकालने की कोशिश करता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ पे लॉक लगा होता है और लीदान ने मैसेज सेंड किया होता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि ऑफिसर के आइटम केवल मॉन्स्टर को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ह्यूमंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए सारे आइटम को लॉक कर दिया गया है तुम्हारे। तुम इसे किसी और मिशन पे नहीं ले जा सकती। जिसे देखकर तो चैन के हालत ख़राब हो जाते हैं। वो वहीं पर नीचे गिरकर कहता है, क्या तुम ये सब मुझे पहले नहीं बता सकती थी? फिर हमें कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। इसे 7 स्टेप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप सबसे लोवेस्ट कल्टीवेशन होता है और स्टेप 7 कल्टीवेटर के बाद मॉर्टल कल्टीवेटर में आप गिने जाएंगे और इससे पहले आपको ट्रिब्यूलेशन से गुजरना होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चैन कहता है, बिना ऑफिसर आइटम के और एक यूजलेस स्पिरिचुअल रूट से जू को मैं नहीं बचा सकता। लीदान कहती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये हेवेंस के लॉ के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए गाइड कर सकती हूँ। तुमने कहा था कि साउथ सी सेक्ट एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है जो कि टॉप 10 में आता है पूरे नेशन में, लेकिन ये कहकर वो अपने एक ही स्लेश से पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को 2 भागों में काट देती है और कहती है, वन स्ट्रॉन्गेस्ट तालिस्मान मास्टर है हेवनली कोर्ट के गॉड्स के बीच और ब्रांच प्रिजन में कोई भी तालिस्मान वो यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए तुम उसे अपने हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर वो कहती है, तो क्या तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे अभी कुछ काम निपटाना है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। चैन कहता है, रुको, मुझे समझ में नहीं आया, क्या तुम मुझे ठीक से एक्सप्लेन कर सकती हो? और लीदान उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर वो वान को देखते हुए कहता है, आखिर मैं इससे कैसे हेल्प मांगूं, क्योंकि मेरे वजह से ही आज इसकी ऐसी हालत है और ब्रांच प्रिजन की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। फिर वो कहता है, वान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। फिर वान कहती है, मैं बहुत बैड फील कर रही हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। चैन मन में सोचता है, सच में इसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे खुश करूँ मैं। आखिर एक लड़की को कैसे खुश किया जा सकता है? मेरे पास इस एरिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो एक डिस्प्ले देखता है जहाँ पे कुछ कपड़ों का एडवर्टाइज हो रहा होता है। तो गाइस, हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाएगा क्या चैन वान को खुश कर पाएगा और क्या जू को बचा पाएगा। तो गाइस, स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चैन एक तस्वीर को देखते हुए कहता है, मुझे समझ में आ गया कि आखिर एक लड़की को कैसे खुश कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई अनजान आदमी मेंशन के अंदर सभी से छिपते हुए घुस रहा होता है। वो आदमी कहता है, मैंने फाइनली उसके मेंशन को ढूंढ लिया, मैं आज चाहे जैसे भी इस लव लेटर को उसे देकर अपने फीलिंग को बता दूंगा। वहीं चैन को हमें दिखाया जाता है। चैन अपने मन में सोचता है, अगर मैं उसे नए कपड़े दिलाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी और ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी थोड़े भी पैसे नहीं हैं। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है जो अंडरवियर में एक बेवकूफ़ों की तरह दौड़ रहा होता है रोड पे। फिर वो भी जू फैमिली के मेंशन पे पहुंचते हुए कहता है, मैं केवल हाई क्लास के कपड़ों को यहाँ से उधार लूँगा जिससे कि मैं जू को वान के हेल्प से बचा पाऊँ और मैं जू के पेरेंट्स को इस सिचुएशन के बारे में बता दूँगा। लेकिन तभी चैन उसी आदमी को देखता है जो चोरों की तरह कूदते हुए मेंशन के अंदर घुस रहा होता है। चैन उसे देख के वहीं पे छिपते हुए अपने मन में सोचता है, ये कौन हो सकता है? क्या ये एक चोर है? नहीं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। ये ज़रूर साउथ सी सेक्ट का ही कोई आदमी होगा जो जू फैमिली के ऊपर अटैक करने आया होगा। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो विंडो से अंदर आते हुए कहता है, फाइनली मैं तुम्हारे रूम में आ गया हूँ, बस मुझे इस लेटर को किसी तरह तुम्हें देना है। तभी पीछे से चैन उसके ऊपर फ़ोन से अटैक करता है। उसके एक ही अटैक में उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। फिर चैन उसके कपड़े पे किंग लिखा हुआ देखता है, जिसे देखते हुए चैन अपने मन में कहता है, क्या इस तरह कपड़े साउथ सी सेक्ट वालों को
दिया जाता है। अगर ये सच है तब तो ये बहुत हाई रैंक का कल्टीवेटर होगा। फिर नेक्स्ट सीन में चेन ने उसे नंगा करके उसके सारे कपड़े खुद पहन लिए होते हैं। चेन कहता है ये तो सच में मुझ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर चेन अपने आसपास देखते हुए कहता है इतनी सफाई और पिंक डेकोरेशन है यहाँ पर, ये ज़रूर जू का रूम होगा। मेरे पास टाइम नहीं है उसके पेरेंट्स से परमिशन लेने का। पहले तो मुझे यहाँ से कपड़े लेने होंगे, फिर मैं वान को कपड़े देने के बाद उनको सब एक्सप्लेन कर दूँगा। तभी पीछे से कोई लड़की चेन को देखकर कहती है कौन है वहाँ पर, जिसे सुनकर चेन बहुत घबरा जाता है। वो कहता है ये आवाज़ जू की मोम की है। फिर हमें जू की मोम को दिखाया जाता है, जिसे देखकर चेन के पसीने आने लगते हैं। वो अपने मन में सोचता है नहीं अब क्या होगा, मैं तो उसके बेटी के रूम में आधी रात को आया हूँ और यहाँ तक कि उसके कपड़ों को भी अपने हाथों में लिए हुए पकड़ा गया हूँ। वो तो मुझे परवर्ड समझ रही होगी। फिर चेन अपने ख्यालों में ही खो जाता है, जहाँ पे जू की मोम कहती है चेन परवर्ड है, उसके साथ तुम डेट नहीं कर सकती। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जू की मोम चेन को देखते हुए कहती है लाल बाल और ये कपड़े। फिर वो ब्लश करते हुए कहती है वांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसे सुनकर चेन को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जू की मोम डोर लॉक करते हुए कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और वो बहुत ब्लश कर रही होती है। जू की मोम कहती है मैंने तुम्हें काफ़ी समय से कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास फैमिली है अपनी। जिसे सुनकर चेन हैरानी से कहता है इसके साथ क्या हुआ। फिर जू की मोम की नज़र उसी लेटर पर जाती है जिस लेटर को वो आदमी अपने साथ लाया होता है। लेटर के ऊपर एक दिल को देखकर जू की मोम का पूरा मूड बन जाता है। चेन को पीछे से पकड़ते हुए कहती है मैं तुमसे पहले बहुत प्यार करती थी, अगर ये कपड़े मैंने तुम्हें दे दिया तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए तुमसे। फिर जू की मोम उसे किंग कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर चेन बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है किंग मुझे याद आया, ये तो साउथ सी सेक्ट का नहीं है, लगता है मैंने एक बहुत बड़े सीक्रेट को गलती से पता लगा लिया है। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के चैप्टर और भी मज़ेदार हैं, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करने के बाद मैं अगले दिन ही इसके एक नए वीडियो को अपलोड कर दूँगा। तो गाइज़ स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चेन एक तस्वीर को देखते हुए कहता है मुझे समझ में आ गया कि आखिर एक लड़की को कैसे खुश कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई अनजान आदमी मेंशन के अंदर सभी से छिपते हुए घुस रहा होता है। वो आदमी कहता है मैंने फाइनली उसके मेंशन को ढूंढ लिया, मैं आज चाहे जैसे भी इस लव लेटर को उसे देकर अपने फीलिंग को बता दूंगा। वहीं चेन को हमें दिखाया जाता है। चेन अपने मन में सोचता है अगर मैं उसे नए कपड़े दिलाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी और ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी थोड़े भी पैसे नहीं हैं। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है जो अंडरवियर में एक बेवकूफ़ों की तरह दौड़ रहा होता है रोड पे। फिर वो भी जू फैमिली के मेंशन पे पहुंचते हुए कहता है मैं केवल हाई क्लास के कपड़ों को यहाँ से उधार लूँगा, जिससे कि मैं जू को वान के हेल्प से बचा पाऊँ और मैं जू के पेरेंट्स को इस सिचुएशन के बारे में बता दूँगा। लेकिन तभी चेन उसी आदमी को देखता है जो चोरों की तरह कूदते हुए मेंशन के अंदर घुस रहा होता है। चेन उसे देख के वहीं पे छिपते हुए अपने मन में सोचता है ये कौन हो सकता है, क्या ये एक चोर है? नहीं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, ये ज़रूर साउथ सी सेक्ट का ही कोई आदमी होगा जो जू फैमिली के ऊपर अटैक करने आया होगा। नहीं, ये सब क्या हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो विंडो से अंदर आते हुए कहता है फाइनली मैं तुम्हारे रूम में आ गया हूँ, बस मुझे इस लेटर को किसी तरह तुम्हें देना है। तभी पीछे से चेन उसके ऊपर फ़ोन से अटैक करता है। उसके एक ही अटैक में उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। फिर चेन उसके कपड़े पे किंग लिखा हुआ देखता है, जिसे देखते हुए चेन अपने मन में कहता है
क्या इस तरह कपड़े साउथ सी सेक्ट वालों को दिया जाता है? अगर ये सच है तब तो ये बहुत हाई रैंक का कल्टीवेटर होगा। फिर नेक्स्ट सीन में चेन ने उसे नंगा करके उसके सारे कपड़े खुद पहन लिए होते हैं। चेन कहता है ये तो सच में मुझ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर चेन अपने आसपास देखते हुए कहता है इतनी सफाई और पिंक डेकोरेशन है यहाँ पर, ये ज़रूर जू का रूम होगा। मेरे पास टाइम नहीं है उसके पेरेंट्स से परमिशन लेने का। पहले तो मुझे यहाँ से कपड़े लेने होंगे, फिर मैं वान को कपड़े देने के बाद उनको सब एक्सप्लेन कर दूँगा। तभी पीछे से कोई लड़की चेन को देखकर कहती है कौन है वहाँ पर, जिसे सुनकर चेन बहुत घबरा जाता है। वो कहता है ये आवाज़ जू की मोम की है। फिर हमें जू की मोम को दिखाया जाता है, जिसे देखकर चेन के पसीने आने लगते हैं। वो अपने मन में सोचता है नहीं अब क्या होगा, मैं तो उसके बेटी के रूम में आधी रात को आया हूँ और यहाँ तक कि उसके कपड़ों को भी अपने हाथों में लिए हुए पकड़ा गया हूँ। वो तो मुझे परवर्ड समझ रही होगी। फिर चेन अपने ख्यालों में ही खो जाता है, जहाँ पे जू की मोम कहती है चेन परवर्ड है, उसके साथ तुम डेट नहीं कर सकती। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जू की मोम चेन को देखते हुए कहती है लाल बाल और ये कपड़े। फिर वो ब्लश करते हुए कहती है वांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसे सुनकर चेन को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जू की मोम डोर लॉक करते हुए कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और वो बहुत ब्लश कर रही होती है। जू की मोम कहती है मैंने तुम्हें काफ़ी समय से कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास फैमिली है अपनी। जिसे सुनकर चेन हैरानी से कहता है इसके साथ क्या हुआ? फिर जू की मोम की नज़र उसी लेटर पर जाती है जिस लेटर को वो आदमी अपने साथ लाया होता है। लेटर के ऊपर एक दिल को देखकर जू की मोम का पूरा मूड बन जाता है। चेन को पीछे से पकड़ते हुए कहती है मैं तुमसे पहले बहुत प्यार करती थी, अगर ये कपड़े मैंने तुम्हें दे दिया तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए तुमसे। फिर जू की मोम उसे किंग कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर चेन बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है किंग मुझे याद आया, ये तो साउथ सी सेक्ट का नहीं है, लगता है मैंने एक बहुत बड़े सीक्रेट को गलती से पता लगा लिया है। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के चैप्टर और भी मज़ेदार हैं, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करने के बाद मैं अगले दिन ही इसके एक नए वीडियो को अपलोड कर दूँगा। तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो गाइस पिछले चैप्टर में सागर वाइटी ने कमेंट किया था इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। चेन हैरानी से कहता है लगता है मैंने गलती से बहुत बड़े सीक्रेट को पता लगा लिया, और मन में सोचता है अगर जू की मोम ने ये पता लगा लिया कि मैं कोई और हूँ तो मुझे जू के आसपास भी आने नहीं देगी, यहाँ तक कि मुझे अपने नौकरी को भी छोड़ना पड़ सकता है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे कपड़ों को यहाँ से लेकर भागना होगा। तभी जू की मोम चेन को कस के पकड़ते हुए कहती है हमें एक आखिरी बार मज़े कर लेना चाहिए, जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो चलो शुरू करते हैं। जिससे चेन भी ब्लश करने लगता है। वो अपने मन में सोचता है आखिर ये करना क्या चाहती है। जैसे ही जू की मोम चेन के हाथ को ऊपर करती है, हेवनली कोड का निशान देखकर वो चौंक जाती है। कहती है ये कैसा निशान है, और इसका हाथ भी बहुत जेंटल है, नहीं ये तो कोई और है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर एक काले कपड़ों वाला आदमी होंग को कहता है मिस्टर होंग, होटल के बाहर और अंदर हाई डिफेंस को सेट कर दिया गया है। होंग कहता है ये ठीक है, जबकि इसे एक पावरफुल डिफेंसिव बैरियर की ज़रूरत होगी इसके स्प्रिट रूट के आसपास, क्योंकि मुझे 15 मिनट तक फोकस करना होगा मेरी एनर्जी पर, जिससे कि मैं इसकी स्पिरिचुअल रूट को अपना बना पाऊँ। अगर मुझे कोई इंटरप्ट करेगा इस बीच तो बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। काले कपड़ों वाला आदमी कहता है चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, हमने ब्लैक ईगल सेक्ट को भी हायर किया हुआ है, हमारे डिफेंस को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे जू फैमिली को इस सब के बारे में पता ही क्यों ना चल जाए। होंग कहता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनकर वो आदमी बाहर निकलते हुए कहता है मिस्टर होंग सब ठीक रहेगा यहाँ पर, बस आप मज़े करो। उसके बाहर निकलते ही एक आदमी दौड़ते हुए
उसके पास आता है और कहता है कोई आया है जू को यहाँ से बचाने के लिए, जिसे सुनकर वो आदमी हैरानी से कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर वो आदमी कहता है वो कोई ऐसा है जिसके शर्ट के पीछे किंग लिखा हुआ है और उसके बाल लाल कलर के हैं और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हम सबको चैलेंज करने आया है। फिर हमें होटल के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है ये तो एक लाल बालों वाला लड़का है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है। चैन कहता है जू मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ, बस कुछ देर और इंतज़ार करो मेरा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रूम की ओर जहाँ पे कई सारे हाई लेवल के कल्टीवेटर बैठे होते हैं, जिसमें से आर्मर वाला आदमी कहता है क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, आखिर ऐसा कौन सा मैटर हो गया जिसे कि तुम लोगों ने 5 तालिस्मान जनरल्स को यहाँ पर बुलाया है। फिर वही काले कपड़ों वाला आदमी कहता है सेक्ट मास्टर अपने आइसोलेटेड ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा जिससे कि उनके ट्रेनिंग में कोई एरर ना आए। फिर चश्मे वाला आदमी कहता है तालिस्मान जनरल सही कह रहे हैं और इसके बारे में हमें बताया जाता है ये 5 तालिस्मान जनरल में से एक होता है जिसका नाम ब्लू फैन है और टोपी वाले का नाम लॉर्ड जियांग है, ये भी 5 तालिस्मान जनरल में से एक होता है। घोस्ट जनरल कहता है ब्लू फैन तुम्हारे टैलेंट के साथ अगर पुलिस ने हमें डिस्कवर भी कर लिया तो हम सब फिर भी इतना समय तो निकाल ही लेंगे मिस्टर होंग के लिए जितने टाइम उन्हें डुअल कल्टीवेशन में लगने वाले हैं। फिर हमें अम्ब्रेला गर्ल को दिखाया जाता है जो कहती है मैंने कल ही रोमांस मूवी को डाउनलोड किया है, ये बहुत अच्छा होता है अगर मेरे पास एक बॉयफ्रेंड होता। और गाइस इसके शक्ल पे मत जाओ, ये बहुत बूढ़ी है। हमें आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन जब यहाँ इतनी ही सिक्योरिटी है तो फिर तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया और मुझे आर्मर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत अजीब लग रहा है। काले कपड़े वाले आदमी का नाम बताया जाता है, इसका नाम मास्क मैन रहता है। मास्क मैन कहता है सभी शांत हो जाओ, कुछ गलत है यहाँ पर, मुझे नोटिस मिली है एक लाल बालों वाला लड़का अपीयर हुआ है, मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वॉकी टॉकी पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और सारे कैमरे टूट चुके हैं। तभी आर्मर वाला आदमी कहता है मेरे टीम ने इसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, लाल बालों वाले लड़के का नाम चैन है, वो सेल्फ कॉर्प में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है, उसके पास केवल एक यूजलेस स्पिरिचुअल रूट है, वो ज़्यादा देर तक यहाँ ट्रबल नहीं मचा पाएगा। चश्मे वाला जनरल कहता है तो फिर मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए मुझे एंट्रेंस पे एक बार घूम आना चाहिए। मास्क मैन बोलता है तुम उसके ऊपर इजी जाना और उसके पीछे कौन है ये पता लगाओ, वो तो बहुत वीक है, तुम्हारे अटैक के आगे खड़े होने के भी लायक नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चैन को दिखाया जाता है, उसने सभी आदमियों को हरा दिया होता है। फिर वो फ़ोन को देखते हुए कहता है अमेजिंग, ये तो केवल ब्लू रैंक तालिस्मान है और इसने तो मैनेज कर लिया साउथ सी सेक्ट के डिस्बल के पूरे ग्रुप को हराने में, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है उस गोल्डन तालिस्मान से जिससे मैं हिट हुआ था। फिर हमें फाइनली वान को दिखाया जाता है और वान ही चैन को तालिस्मान प्रोवाइड कर रही होती है। वान कहती है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि हर एक तालिस्मान के रैंक के हिसाब से पावरफुल होते हैं। फिर हमें बताया जाता है तालिस्मान को 6 रैंक में डिवाइड किया गया है, येलो, ब्लू, पर्पल, सिल्वर, गोल्ड और गोल्ड रैंक तक। और हमें बताया जाता है कि इनके रैंक के हिसाब से देखा जाए तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, वान कहती है अगर तुम मुझे सारे कपड़े दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ तक कि गोल्ड रैंक के तालिस्मान को भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। चैन अपने मन में सोचता है मुझे पता है जितने भी मॉर्टल्स हों या गॉड हों सबको सुंदर कपड़े तो पसंद ही होते हैं। फिर वो बैग को दिखाते हुए कहता है मेरे पास और भी कपड़े हैं, तो ठीक है कितने तालिस्मान तुम मुझे दे सकती हो इस बैग के लिए, इसमें सारे कपड़े ब्रांडेड हैं। वान कहती है मुझे पहले कपड़े देखने हैं। फिर चैन उसको बैग दे देता है। वान कपड़ों को देखते हुए कहती है ये तो बहुत प्रिटी है। फिर वो चैन से कहती है मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहोगे। चैन दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहता है क्या गॉड्स के अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं होता। फिर फ़ोन से वान बोलती है नहीं। फिर चैन उसे देखते हुए कहता है क्या हुआ, उसका चेहरा टमाटर जैसे लाल हो जाता है। फिर हमें वान को दिखाया जाता है जिसे कपड़े फिट नहीं हो रहे होते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, इसके आगे के चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा आने वाला है उसमें भी, तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे।
तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पिछले चैप्टर में सपोर्ट दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। वान को कपड़े बहुत टाइट आ रहे होते हैं, जिसे देखकर चैन का चेहरा लाल हो जाता है। वान कहती है ये मुझे नहीं आएंगे, इसका साइज़ बहुत छोटा है। जिसे सुनकर चैन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, शायद ये तुम्हें आ सकते हैं। फिर उन बंदों को दिखाया जाता है जिन्हें चैन ने बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है। उसमें से एक आदमी बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, एक यूजलेस स्पिरिचुअल रूट का बंदा ब्लू तलिस्मान को इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा आदमी कहता है आखिर तुम हो कौन। तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है हटो तुम लोग, इसे मुझे हैंडल करने दो। वो अपने ब्लू रैंक के तलिस्मान को खुद क्रिएट नहीं कर रहा। फिर उन्हीं दोनों में से एक आदमी बोलता है ये तो साउथ सी सेक्ट का सबसे यंगेस्ट स्टेप 4 का कल्टीवेटर है। फिर उनमें से दूसरा आदमी बोलता है क्या ये ब्लू फैन है, ये तो तालिस्मान जनरल में से एक है, अब तो ये लड़का मारा जाएगा। चेन उसे देखते हुए कहता है कौन हो तुम। ब्लू फैन बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये गिफ्ट कैसे मिला कि तुम ब्लू तालिस्मान को एक यूजलेस स्पिरिचुअल रूट के साथ इस्तेमाल कर पा रहे हो। एक यही वजह है जिसके वजह से तुम अभी तक यहाँ पर टिके हुए हो, लेकिन तुम्हारी ये हरकत अब और देर तक नहीं चलने वाली। फिर वो अपने पंखे को ओपन करता है और कहता है इसे 17 ब्लू तालिस्मान को जोड़कर बनाया गया है, ये मेरा यूनिक वेपन है और इसी की वजह से मुझे जीनियस भी बोला जाता है। और उसके पंखे से इलेक्ट्रिसिटी बाहर की तरफ निकल रही होती है। चेन उसकी बातें सुनकर हैरान होते हुए कहता है क्या 17 ब्लू रैंक के तालिस्मान। फिर वो वान से बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कपड़े दे दिए हैं, इसलिए मेरी मदद करो। वान बोलती है नहीं मुझे ये फिट नहीं हो रहे हैं। जिसे सुनकर चैन अपने मन में कहता है क्या ये अपने शब्दों से पीछे हट रही है। फिर वो कहता है तुम पीछे से बहुत सुंदर दिख रही हो, अब जल्दी करो। तभी ब्लू फैन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है चलो अब मुझे अपने पावर को तुम्हें दिखाने दो। नेक्स्ट सीन में ब्लू फैन के पंखे टूटकर उसके नाक और कान में घुसे होते हैं। चेन उसे उठाते हुए कहता है सच में ये बहुत डेंजरस था। फिर वो वान से कहता है थैंक्स मुझे 3 सिल्वर रैंक के तालिस्मान देने के लिए। वान को दिखाया जाता है जो बहुत ब्लश कर रही होती है। कहती है थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ये बताओ क्या तुम सीरियस थे जब तुमने मुझे खूबसूरत कहा था। चैन उस आदमी से कहता है मुझे जल्दी बताओ जू कहाँ पे है। वह आदमी डरते हुए कहता है मुझे जाने दो, जू अभी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है। फिर हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी के मोबाइल से टूटने और फूटने की आवाज़ें आ रही होती हैं और वो सब गेम खेल रहे होते हैं। आर्मर वाला जनरल कहता है अब मैं और ज़्यादा नहीं खेल सकता, मैं अपने आर्मर की वजह से सही से नहीं खेल पाता हूँ और तुम सब मिलके मुझे बुली कर रहे हो। मास्कमैन बोलता है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे आर्मर को तालिस्मान के कल्टीवेटर से लड़ने के लिए बनाया गया है और तुम मार्शल कल्टीवेटर्स के आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और तुम रोज़ की तरह आज भी बुली हो रहे हो। तुम थोड़ी देर और खेलो, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। फिर आर्मर जनरल गुस्से में कहता है नहीं ये बहुत बोरिंग है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मास्कमैन उसको रोकते हुए कहता है क्या तुम हिम्मत कर रहे हो यहाँ से खुद से जाने की। आर्मर जनरल अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है जिन लोगों ने आज तक मुझे रोका है वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, क्या तुम अपने लक को आजमा रहे हो। उसे गुस्से में देखकर मास्कमैन साइड में हट जाता है। फिर आर्मर जनरल वहाँ से जाते हुए कहता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो, बच के रहना, यहाँ हर किसी से ज़्यादा कोई ना कोई पावरफुल होता है। फिर वो बाहर निकलते हुए गेट को बंद कर देता है। फिर वो काँपते हुए कहता है अरे नहीं, मैं तो किसी तरह मरते मरते बचा हूँ। मुझे पता है मेरे पास कोई कमज़ोरी नहीं है जब तक मैं फुल बॉडी आर्मर में हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोर की लगी है और मैं आर्मर की वजह से कर भी नहीं सकता। फिर वहाँ से भागते हुए कहता है मुझे जल्दी से घर जाकर इस आर्मर को निकालना होगा। और दूसरी तरफ चेन भी ऊपर की तरफ दौड़ रहा होता है और उसके हाथ में ब्लू फैन भी होता है। वान कहती है मैं केवल तुम्हें 3 सिल्वर रंग के तालिस्मान को दे सकती हूँ और उन 3 तालिस्मान को चेन अपने ऊपर यूज़ कर लेता है। वान बोलती है इसका इफ़ेक्ट केवल 15 मिनट तक रहेगा जिससे कि तुम्हारी स्पीड, अटैक और डिफेंस की पावर बढ़ जाएगी। चेन कहता है मुझे पता है। पीछे से ब्लू फैन रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे घसीटना बंद करो, मेरा सर दर्द हो रहा है। चेन उसे ऊपर उठाते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम मेरे हॉस्टेज हो, मैं तुम्हें जू को बचाने के लिए ट्रेड करूँगा।
फिर उसका पैर सीढ़ी में ठोकर लगने के वजह से ब्लू फैन नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे देखकर चेन परेशान होते हुए कहता है मेरा हॉस्टेज तो गया। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और पिछले चैप्टर में NK जलनासी ने सब्सक्राइब किया था और कई लोगों ने किया था जिनका नाम मुझे नहीं पता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस स्वागत है आपका KK एक्सप्लेन मांगा पे। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। चेन को सीढ़ी पे चढ़ते हुए ठोकर लग जाती है और ब्लू फैन नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर चेन कहता है मेरा हॉस्टेज तो गया। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्मर जनरल को दिखाया जाता है जो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ ही दौड़ रहा होता है और वो कहता है अब मैं इसे और ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर सकता, मुझे और तेज़ से दौड़ना होगा। तभी उसके सामने चेन आ जाता है। आर्मर जनरल किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहता है कौन है इतना बड़ा बेवकूफ़, और वह बहुत गुस्से में आ जाता है, जल्दी हट मेरे सामने से, ऐसा वो बोलता है चेन को। उसे देखते हुए चेन भी हैरान होता है, कहता है इतना बड़ा आखिर ये है कौन। आर्मर जनरल अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है जिस किसी ने भी मुझे रोका है आज तक इस दुनिया में वो जिंदा नहीं बचे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चेन उसे एक ही पंच मार के उसके आर्मर को कई सारे टुकड़ों में तोड़ देता है और हमें दिखाया जाता है आर्मर जनरल एक लड़का होता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो कहता है अभी यहाँ पे हुआ क्या, अब मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकता। पीछे हमें फुव्वारे दिखाए जाते हैं जिसे देखकर आप समझ सकते हैं सीन पुलिस स्टेशन के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे वही दोनों डॉक्टर घोस्ट घोस्ट चिल्ला रहे होते हैं और दोनों को कुछ लोग एम्बुलेंस में डाल देते हैं। कैप्टन अपने मन में सोचता है चेन की डेड बॉडी यहाँ से गायब हो गई है और 2 फॉरेंसिक साइंटिस्ट डरे हुए हैं। आखिर यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इल्यूज़न को यूज़ किया हो, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? और ये पेपर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है साउथ सीसेक्ट जू फैमिली की अलायंस हो पिछले कई जनरेशन से? क्या यहाँ किसी तरह का प्रैंक चल रहा है? फिर हमें पेपर में दिखाया जाता है जहाँ चेन ने जू की सारी सिचुएशन को बताकर उससे मदद मांगा होता है, लेकिन ऑफिसर को ये सब मजाक लग रहा होता है। कहता है मुझे पहले इसे कंफर्म करना होगा। फिर वो होंग के पास कॉल कर देता है। होंग कॉल को उठाते हुए कहता है हेलो कैप्टन गो, और उसके बगल से जू बोलती है कैप्टन गो क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला उस केस से रिलेटेड? कैप्टन कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मैं आपको देखना चाहता था कि आप सेफ़ हैं या नहीं। जू कहती है थैंक्स कैप्टन मेरी फ़िक्र करने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साउथ सी सेक्ट की डिफेंस बहुत टाइट है और मिस्टर होंग ने पहले ही सारे अरेंजमेंट को अच्छी तरह से कर दिए हैं। होंग कहता है चिंता मत करो कैप्टन, मेरे रहते हुए मिस जू को कोई भी मिसट्रीट नहीं कर सकता। जिसे सुनकर कैप्टन हंसते हुए कहता है ठीक है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि मुझे और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर कैप्टन गुड बाय कहकर कॉल को कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है जू और होंग दोनों ही ज़ॉम्बी में चेंज हो जाते हैं। ये सब घोस्ट जनरल अपने एबिलिटी से कर रहा होता है। टोपी वाला जनरल कहता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को हमने बेवकूफ़ बना दिया। मास्कमैन बोलता है घोस्ट जनरल से मैं तुम्हारे इस काम से बहुत इम्प्रेस हूँ। घोस्ट जनरल बोलता है लेकिन पुलिस को हम पे पहले ही शक हो गया है और गार्ड्स की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। मास्कमैन बोलता है तुम सही कह रहे हो, हमें अपने डिफेंस को और इंक्रीज़ करना होगा। फिर वो अपने आसपास देखते हुए कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन अम्ब्रेला लेडी किधर है? टोपी वाला आदमी कहता है वो 27th फ्लोर पर गई है। मास्कमैन कहता है ये तो बहुत अच्छा है अगर वो 27th फ्लोर को गार्ड कर रही है। फिर हमारा सीन कैप्टन के उधर शिफ्ट होता है जो उसी पेपर को देखते हुए कहता है तो ये सच में एक प्रैंक है। तभी उसके सामने से कोई बहुत तेज़ी से गुजरता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है तुम्हें पता है कि जू मेरे लिए कितना महत्व रखती है और कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो जू के सेफ्टी से रिलेटेड? और उसके तलवार में वही पेपर लगा होता है। कैप्टन उसे कहता है मैं तुमसे ये सीक्रेट नहीं रख रहा था, ये तो इसलिए क्योंकि तुम अभी इन्वेस्टिगेशन में थे
और वो आदमी वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं बस इस एड्रेस के बताए गए होटल में रेस्ट करने जा रहा हूँ और ये इन्वेस्टिगेशन के रूल के अगेंस्ट नहीं है। जिसे सुनकर कैप्टन उसे केवल जाते हुए देखता है और कुछ नहीं कर पाता। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइज़ स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। चेन का लेटर एक आदमी लेते हुए कहता है, मैं बस एक रात के लिए इसमें बताए गए होटल में रुकूंगा और ये इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। फिर चेन को हमें दिखाया जाता है जो अभी भी सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है और वो हाँफते हुए कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं दौड़ा जा सकता। वांग बताती है, तुमने मेरी बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था और तुम्हें नहीं पता कि मुझे तालिस्मान को क्रिएट करने में कितना स्पिरिट एनर्जी को इंजेक्ट करना पड़ता है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चेन कहता है, क्या तुम मुझे 2 तालिस्मान और दे सकती हो जिससे कि मैं यूज़ करके और तेज़ भाग सकूं? वांग कहती है, नहीं, क्या तुम ये सोचते हो कि ये बहुत सस्ते हैं और तुम्हारा जब मन कहेगा तब मांग लोगे? तभी चेन फाइनली 27th फ्लोर पे पहुंच जाता है। चेन कहता है, आखिर में पहुंच ही गया। वो दरवाजे को खोलते हुए कहता है, टॉप फ्लोर इस दरवाजे के पीछे है। दरवाज़ा ओपन होते ही हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा हॉल, जिसे देखकर चेन भी हैरान हो जाता है। कहता है, क्या इतना बड़ा हॉल? फिर हमें उसके सामने अम्ब्रेला लेडी को दिखाया जाता है जिसके आसपास कई सारे आदमी मरे पड़े होते हैं और एक आदमी उसके चार्म के इफ़ेक्ट में होता है। चैन ऐसी सिचुएशन को देखकर कहता है, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो अम्ब्रेला लेडी के चार्म के इफ़ेक्ट में रहता है और ये अम्ब्रेला लेडी का ही कोई स्किल होता है। आदमी कहता है रोते हुए, मेरा सपना है कि मैं तुम्हारे कंधे से लगकर मरूं। अम्ब्रेला लेडी हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है, मेरे पास आओ, तुम्हें केवल किस ही नहीं करूँगी मैं, बल्कि जैसा तुम चाहते हो वो मेरे साथ कर सकते हो। फिर अम्ब्रेला लेडी उस आदमी को बाइट करके उसके सारे एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है और वो आदमी किसी बूढ़े लाश की तरह दिख रहा होता है। फिर वो चेन को देखते हुए कहती है, ओह ताज़ा खाना, जल्दी मेरे पास आओ। चेन उसे देखकर पूरी तरह से कांप जाता है। चेन कहता है, क्या तुम कोई इंसान हो या मॉन्स्टर? अम्ब्रेला लेडी उसके पास आते हुए कहती है, तो क्या ब्लू फैन फेल हो गया तुम्हें रोकने में? लेकिन वो सबसे वीक था हम सब में से और मैं तीसरे स्थान में आती हूँ तालिस्मान जनरल में से। और अम्ब्रेला लेडी अपना कोई स्किल परफॉर्म कर रही होती है। तभी चेन उसे तेज़ी से हिट करते हुए कहता है, बहुत बातें हो गई, मुझे जू को जल्दी बचाना होगा। अम्ब्रेला लेडी दीवार से बहुत तेज़ी से टकराती है और दीवार भी टूट जाती है। अम्ब्रेला लेडी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए खड़ी होती है और कहती है, सच में ये बहुत तेज़ था और मुझे बहुत पसंद आया। चेन उसे मारने के लिए दौड़ता है, तभी उसको कुछ होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अम्ब्रेला लेडी कहती है, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो अपने ही पंच को? जो तुमने मुझे मारा था वो अब तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। क्या ये हर्ट कर रहा है? और अम्ब्रेला लेडी के सारे घाव अपने आप ही हील हो जाते हैं। कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चेन अपने मन में सोचता है, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? अम्ब्रेला लेडी के सीने पे हमें कुछ रेड कलर का दिखाया जाता है। कहती है, मेरा तालिस्मान एक बॉडी मास्क है, इसलिए मुझे ब्लड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसे इस्तेमाल करने के लिए। ये हर एक अटैक को काउंटर अटैक कर देता है जो मुझ पे होते हैं। चैन की हालत हमें बहुत ख़राब दिखाई जाती है। वांग कहती है, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम इसके सामने खड़े होने के भी सिचुएशन में नहीं हो। ब्लड मार्क्स एक इविल आर्ट है, ये कम से कम पर्पल रैंक का तो होगा ही। इस औरत से तुम नहीं जीत सकते, इसलिए अपने क्रश को भूल जाओ और यहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाओ। चैन कहता है, नहीं, मैं जू को किसी भी हालत में बचाऊंगा। वांग कहती है, अगर तुम उसे बचा भी लोगे तो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे जो तुम्हारे और जू के मॉम के बीच हुआ? चैन कहता है, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अब चाहे मेरी लाइफ को भी रिस्क में क्यों ना डालना पड़े, मैं किसी तरह भी करके जू को बचाऊंगा। जिसे सुनकर एक पल के लिए वांग भी हैरान हो जाती है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, ठीक है,
जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम मरना ही चाहते हो तो फिर जाओ, और मैं तुम्हें कोई तालिस्मान नहीं दे सकती। वांग अपने मन में ही सोचती है कि आखिर क्यों कोई भी आदमी मुझे इसके जैसे दिल से लव नहीं करता। क्या मैं एक मॉडल की तरह चार्मिंग नहीं दिखती? फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो अम्ब्रेला लेडी को मारते हुए कहता है, इस ब्लड मार्क का कोई ना कोई तो लिमिट होगा ही, क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर वो कई सारे पंचेस अम्ब्रेला लेडी को मारता है जिससे कि अम्ब्रेला लेडी की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है चेन को सारे अटैक वापस आके लगते हैं। अम्ब्रेला लेडी चेन के ऊपर पैर रखते हुए कहती है, अनफॉर्चुनेटली ये कोई कॉमिक नहीं है, मेरे इस ब्लड मार्क का कोई लिमिट नहीं। और चेन के चेहरे पर वो अपने सैंडल को धंसा रही होती है जिससे कि चेन को बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। तभी वहाँ वही बंदा आता है जिसको चेन का लेटर मिला होता है। उसका नाम ब्लैक ब्लेड मिंग युआन रहता है। मिंग युआन विंडो से आते हुए कहता है, मैं पहुँच गया हूँ, और वो सीधा अम्ब्रेला लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। अम्ब्रेला लेडी पीछे हटते हुए कहती है, अब ये कौन आ गया? मिंग युआन चेन के आगे लैंड करता है और कहता है, चेन क्या सच में तुम यहाँ हो? इसका मतलब जू सच में किडनैप हो गई है। चेन कहता है, क्या तुम पुलिस ऑफिसर हो? तो तुमने मेरा मैसेज तो पढ़ा ही होगा। मिंग युआन अपने तलवार को सामने दिखाते हुए कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ साउथ सी सेक्ट का। तुम पे हमको शक है कि तुमने स्मूथ सेल्स कॉर्प के प्रेसिडेंट जू को किडनैप किया है। तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो इन्वेस्टिगेशन में। अम्ब्रेला लेडी पीछे हटते हुए कहती है, क्या आप पुलिस अगले ही पर चार्ज करने आए हो और तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे? मिंग युआन कहता है, क्या तुम इविल आर्ट को परफॉर्म कर रही हो? ये बहुत बड़ा क्राइम है। अम्ब्रेला लेडी उससे चिपकते हुए कहती है, अगर मैं ऐसे 10 क्राइम और कमिट करूं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जितने भी अटैक मुझ पे होंगे वो तुम्हारे ऊपर वापस डिलीवर हो जाएंगे। मुझे अम्ब्रेला लेडी बोला जाता है, क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सारे अटैक को वापस कर सकती हूँ, जैसा कि एक अम्ब्रेला वाटर के साथ करता है। और वो अपने स्किल को एक्टिवेट कर रही होती है, जिसे देखकर चेन कहता है, नहीं, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। अम्ब्रेला लेडी अपने मन में सोचती है, एक बार मैं तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे ब्लड को अपने अंदर कंज्यूम कर लूँ, फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी मिंग युआन उसके ऊपर अपने तलवार से बहुत ख़तरनाक अटैक करता है, और अम्ब्रेला लेडी हवा में ही अपने मन में सोचती है, अभी यहाँ पर हुआ क्या? चेन भी हैरान हो जाता है उसको अटैक करता हुआ देखकर। अम्ब्रेला लेडी हंसते हुए कहती है, तुम तो बेवकूफ़ हो, जबकि तुम इतने सुंदर हो। क्या तुम मरना चाहते हो? और अम्ब्रेला लेडी अपने ब्लड मार्क्स तालिस्मान को एक्टिवेट करती है और पीछे मुड़ते हुए मिंग युआन को देखती है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहती है, यहाँ कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरा स्किल काम क्यों नहीं कर रहा है? और पीछे हटते हुए कहती है, रुक जाओ। मिंग युआन कहता है, क्या तुम कहना चाहती हो कि ऑफिसर इविल आर्ट यूज़ क्यों कर रहा है? लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे केवल अकेले मैं ही इसका विटनेस हूँ, और किसी को भी ये पता नहीं चलने वाला कि मैंने लॉ को तोड़ा है। पीछे से चेन अपने मन में सोचता है, यहाँ पर मैं भी हूँ। मिंग युआन सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक बहुत तेज़ स्लैश करता है, जिससे कि अम्ब्रेला लेडी के मुँह से भी खून निकलने लगता है। अम्ब्रेला लेडी हैरान होते हुए कहती है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मैं सही समय पर रिएक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे और देर तक होल्ड नहीं कर पाऊँगी। चेन भी उसे देखते हुए कहता है, सच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या आजकल के ऑफिसर्स इतने स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं? तभी वांग उसकी चिंता करते हुए कहती है, पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छा कर रहा है। तुम यहाँ से निकल कर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, जिससे कि तुम्हारी एनर्जी रिकवर हो जाए। तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, बस यहाँ से निकलो जल्दी। चैन कहता है, नहीं, मुझे अभी जू को भी देखना है, पता नहीं वो कैसी हालत में होगी। वांग कहती है, लेकिन क्यों? तुम्हारे तालिस्मान का इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो रहा है, तुम उसके हेल्प करने के सिचुएशन में नहीं हो। फिर वांग कहती है, कोई ऐसा जो उसके लिए हीरो बन के लड़ रहा है, उसने तो अभी तक तुम्हें नोटिस भी नहीं किया होगा। चैन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसने मुझे नोटिस किया होगा या नहीं, मुझे पता लगाना है कि वो सेफ़ है या नहीं। तभी उसके ऊपर छत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है जिसके नीचे चेन दब जाता है, और मिंग युआन को भी कुछ सेंस होता है। तभी वहाँ 2-3 ज़ॉम्बी आकर अटैक कर देते हैं मिंग युआन को। वो तीनों घेर लेते हैं।
मिंगयान कहता है क्या ये सब ज़ॉम्बी हैं? तभी उसे किसी और की प्रेजेंस सेंस होती है। कहता है कौन है वहाँ पर? और दो लोग आके सीधा उसी पत्थर के ऊपर लैंड करते हैं जिसके नीचे चेन दबा होता है, और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि घोस्ट जनरल और ज़ॉम्बी जनरल होता है। ज़ॉम्बी जनरल अपने बांसुरी से कोई स्किल परफॉर्म कर रहा होता है। अम्ब्रेला लेडी कहती है तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए। ये इंसान कम से कम स्टेप 4 कल्टीवेटर के मिड स्टेज पर है। घोस्ट जनरल कहता है ये नॉर्मल है कि तुम उसके अगेंस्ट हार गई। उसकी एबिलिटी परफेक्ट है तुम्हारे अटैक को काउंटर करने के लिए। उसकी तलवार कोई नॉर्मल तलवार नहीं है, वो ब्लैक स्वॉर्ड है जिसको कर्स किया गया है। और मैंने ये भी सुना है कि उसे इविल आर्ट को परफॉर्म करके क्रिएट किया गया है। मिंग युआन कहता है अगर तुम्हें पता ही है ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? घोस्ट जनरल हंसते हुए कहता है मुझे ये भी पता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन में हो और तुम्हें पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया है। जिसे सुनकर मिंग युआन अपने ऑरा को बाहर निकालने लगता है। घोस्ट जनरल कहता है तुम तो एक्ट कर रहे हो कि तुम जैसे आज़ाद हो, लेकिन पुलिस फोर्स तुम पर सबसे सस्पेक्ट कर रही है कि तुम कोई क्रिमिनल हो। वह सोच रहे हैं कि तुम मर्डरर हो। और क्या तुम सरप्राइज नहीं हो कि मुझे तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसको मैंने थोड़ा लॉन्ग बनाया है, वीडियो को 10 मिनट का कम से कम होगा। अगला चैप्टर इसका 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट दिखाइए जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में दिखाया है। तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। घोस्ट जनरल मिंग युआन से कहता है क्या तुम सरप्राइज नहीं हो कि मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? फिर वो बताता है ये मेरे लिए नॉर्मल है क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शन है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डायरेक्टर सच में चेस बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हारा ब्लैक स्वॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है हम जैसे 5 तालिस्मान जनरल्स के आगे। फिर वो ज़ॉम्बी जनरल को इशारा करता है। ज़ॉम्बी जनरल एक फॉर्मेशन बना के उसमें से कई सारे तालिस्मान बाहर की तरफ निकालता है। सारे तालिस्मान कई सारे ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और सारे ज़ॉम्बी मिलकर मिंग युआन को घेर लेते हैं। मिंग युआन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके तलवार से रेड कलर का ऑरा बाहर की तरफ निकल रहा होता है। फिर सारे ज़ॉम्बी मिलकर उसे जकड़ लेते हैं जिसे देखकर घोस्ट जनरल हंसने लगता है। फिर घोस्ट जनरल अम्ब्रेला लेडी को उठाते हुए कहता है देखा ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस तुम्हें अपने अपोनेंट के वीकनेस को ढूंढना रहता है। फिर घोस्ट जनरल उसे हील करते हुए कहता है तुम तीसरे नंबर पे आती हो हम सब में से, लेकिन तुम्हारा ब्लड मार्क इसके सामने यूजलेस था इसलिए तुम हार गई। अम्ब्रेला लेडी कहती है बस करो मुझे दर्द हो रहा है। फिर हमें ज़ॉम्बी जनरल को दिखाया जाता है जो लगातार अपने बांसुरी से ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है और हमें बताया जाता है ज़ॉम्बी जनरल की अनडेड आर्मी है जो कभी नहीं ख़त्म होती। इसके वजह से सामने वाला अपोनेंट लड़ते लड़ते अपने सारे एनर्जी को लॉस कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिंग युआन को जहाँ ज़ॉम्बी लोग पकड़ के रखते हैं वहाँ से एक रेड कलर की बीम निकलती है। वहीं घोस्ट जनरल और अम्ब्रेला लेडी बात कर ही रहे होते हैं, तभी घोस्ट जनरल को भी ये सेंस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और बहुत चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है मिंग युआन उन्हें गाजल मूलियों की तरह काट रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरानी से कहते हैं ये सब कैसे हो गया। इधर ज़ॉम्बी जनरल घोस्ट जनरल से कहता है मेरे लिए कुछ टाइम निकालो, जल्दी करो, नहीं तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊँगा। मिंग युआन कहता है अगर तुम्हारे पास काउंटलेस ज़ॉम्बी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे ज़ॉम्बीज़ को इतनी तेज़ी से काटूँगा कि वो क्रिएट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मिंग युआन उन्हें लगातार मारे ही जा रहा होता है। ज़ॉम्बी जनरल कहता है बस मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकता। घोस्ट जनरल कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अम्ब्रेला लेडी से कहता है मेरे साथ साथ अपने स्किल को परफॉर्म करो, और वो दोनों अपने स्किल को साथ में यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला लेडी हवा में जाते हुए कहती है अम्ब्रेला तालिस्मान एक्टिवेटेड, और ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाता है। इधर घोस्ट जनरल भी कई सारे घोस्ट को बाहर निकालता है और वो सारे घोस्ट मिंग युआन के अंदर घुसते हुए उसे पोजेस करने लगते हैं, जिससे कि मिंग युआन की आँखें लाल हो जाती हैं और वो दर्द में चीख रहा होता है। उधर घोस्ट जनरल कहता है मेरे पीछे जो तुम्हें घर दिख रहा है इसमें मैंने कई सारे सोल्स को इकट्ठा किया है
और ये डरावने सोल्स तुम्हें पोजेस करके तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मिंगवान दर्द में चीख ही रहा होता है। तभी हमें चेन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई चढ़ा होता है। चेन को होश आता है। चेन कहता है, कहाँ हूँ मैं और यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे याद आया, मैं तो किसी चीज़ से हिट हुआ था। फिर वो वहाँ से उठते हुए कहता है, कोई चीज़ मुझे दबा रही है, बहुत हैवी है ये। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी ज़ू को भी बचाना है। फिर चेन अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ मिंगवान उनसे लड़ते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है? जिसे देखकर इधर दोनों जनरल्स चौंके होते हैं। घोस्ट जनरल कहता है, ये तो बहुत खतरनाक है। ज़ॉम्बी जनरल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हम लोगों ने अपने अटैक्स को कंबाइन कर दिया है। मिंगवान लड़ ही रहा होता है, तभी उसके पास एक फ़ोटो उड़ते हुए आता है जिसे वो बीच से काट देता है। फिर उसका ध्यान जैसे ही फ़ोटो पे जाता है, वो रोते हुए कहता है, क्या मैंने ज़ू की फ़ोटो को बीच से काट दिया? जिसे वो दोनों भी नोटिस कर लेते हैं। ज़ॉम्बी जनरल कहता है, क्या फ़ोटो? घोस्ट जनरल को तो कुछ समझ में नहीं आता। मिंगवान गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ू की फ़ोटो को बीच में लाने की? मैं तुम सबको मार डालूंगा। ज़ॉम्बी जनरल एक तालिस्मान को बाहर निकालते हुए कहता है, ट्रांसफॉर्म, और वो तालिस्मान ज़ू में बदल जाती है। ज़ू कहती है, मुझे मत मारो, जिसे देखकर मिंगवान पीछे की तरफ हट जाता है। इधर ज़ॉम्बी जनरल कहता है, तो तुम ज़ू को पसंद करते हो, इसलिए तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये कहकर वो एक और तालिस्मान को बाहर निकालता है। इधर उसके इस हरकत से मिंगवान को बहुत गुस्सा आता है और बड़ी तेज़ी से ज़ू के साइड से होकर ज़ॉम्बी जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। ज़ॉम्बी जनरल कई सारे तालिस्मान को बाहर निकालते हुए कहता है, इसके बारे में क्या कहना है? और वहाँ कई सारी ज़ू अलग अलग ड्रेस में आ जाती हैं, जिसे देखकर मिंगवान की आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं। और उधर चेन उस पत्थर को तोड़कर अब पहले अपने दोनों हाथों को बाहर निकालता है, फिर अपने सर को, और कहता है, चलो फाइनली मेरा सर तो बाहर निकला। और अपने मन में सोचता है, कुछ कारण की वजह से मेरे तालिस्मान दोबारा से इफेक्टिव हो गए हैं। फिर वो अपने सामने देखते हुए कहता है, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वहीं एक टकला सा आदमी उन्हें गुस्से में डांट रहा होता है। तभी उसे उंगली से टच करता है चेन। वो टकला आदमी घूमकर जैसे ही चेन को देखता है, वो बहुत डर जाता है। तभी चेन उन सभी को मारकर एक साथ बांध देता है। और वहीं दूसरी तरफ मिंगवान को कई सारे ज़ॉम्बी ज़ू के शक्ल में घेरे होते हैं और वो तीनों मज़े ले रहे होते हैं उसे देखकर। तभी हमें घोस्ट जनरल को और ज़ॉम्बी जनरल को दिखाया जाता है जो वीडियो बना रहे होते हैं। और मिंगवान बहुत ब्लश कर रहा होता है उन सब के बीच, क्योंकि वो सब लड़कियां बहुत गंदे गंदे बातें कर रही होती हैं मिंगवान से, और उनमें से एक तो किस भी कर लेती है मिंगवान को। फिर ज़ू अपने ज़ॉम्बी शक्ल में आ जाती है, जिसे देखकर मिंगवान की हालत ख़राब हो जाती है और वो उल्टी करने लगता है। उसे देखकर अम्ब्रेला लेडी हंसने लगती है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म क्यों हो गई। और घोस्ट जनरल कई सारे घोस्ट को बाहर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। तभी उसके सामने चेन आकर उसके गले को पकड़कर उसे एक पंच मारता है, जिससे कि वो ऊपर जाकर धंस जाता है। जिसे देखकर ज़ॉम्बी जनरल घोस्ट जनरल का नाम लेता है और वो दोनों चेन को देखकर बहुत डर जाते हैं। अम्ब्रेला लेडी कहती है, इसके पास तो यूजलेस स्पिरिट रूट था। चेन को दिखाया जाता है जो कहता है, तुम दोनों जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और उसी समय ज़ू का सीन दिखाया जाता है और वो 30वें फ्लोर पर रहती है, जहाँ उसकी एनर्जी को होंग अपने अंदर कंज्यूम कर रहा होता है। और वो कहता है, बस मुझे कुछ देर और फोकस करना होगा, तभी मैं इसके साथ डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म कर पाऊँगा। और हमें चेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंगवान का उल्टी होना तो रुक ही नहीं रहा होता। चेन कहता है, इसके साथ क्या हुआ? और वहीं घोस्ट जनरल छत से बाहर निकलकर उन दोनों के बीच लैंड करता है और कहता है, मेरे ऊपर तुमने अचानक से हमला किया था। फिर वो अपने स्किल को यूज़ करता है जिसका नाम फैंटम आई रहता है और उसे 3 येलो रैंक के तालिस्मान दिखते हैं। घोस्ट जनरल कहता है, अब मुझे पता चला कि तुम जैसा एक इडियट कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि तुमने 3 येलो रैंक के स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले तालिस्मान को यूज़ किया हुआ है। फिर वो अपने चारों हाथों को ऊपर करते हुए कहता है, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, जबकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा वीक हो। अब तुम मरोगे।
और वो कई सारे घोस्ट को बाहर निकालकर चेन को मारने के लिए उसके ऊपर भेज देता है। चेन उसे देखता है और उसके सारे घोस्ट चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं और चेन को कुछ नहीं होता। वहाँ कुछ देर तक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है। घोस्ट जनरल की आंखें बाहर आ जाती हैं। ऐसा देखकर चेन अपने हाथों को फटकाते हुए कहता है, जल्दी से हटो, मैं किसी एल्डर जैसे लोगों को बुली नहीं करना चाहता। घोस्ट जनरल कहता है, इम्पॉसिबल, तुम अभी तक ठीक कैसे हो, मेरे घोस्ट से पोजेस होने के बाद भी। घोस्ट जनरल कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इससे कुछ नहीं हुआ तो मेरे रेड घोस्ट से बच के दिखाओ। और कई सारे रेड कलर के घोस्ट चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिसे देखकर तो घोस्ट जनरल की आंखें बाहर आ जाती हैं और उधर वो दोनों भी बहुत चौंके होते हैं। तभी चेन के अंदर बहुत ही मात्रा में एनर्जी फ्लो होने लगती है और चेन कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और हमें बताया जाता है कि वान याजी की प्योर यांग एनर्जी और घोस्ट जनरल की प्योर यिन एनर्जी एक साथ मर्ज हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसे बैटरी को चार्ज होने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी दोनों की ज़रूरत होती है। जब कोई कल्टीवेटर तालिस्मान कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है तब उसे यिन और यांग दोनों एनर्जी को तालिस्मान में इंजेक्ट करना पड़ता है, तभी वो तालिस्मान को क्रिएट कर पाता है। और हमें दिखाया जाता है जो चेन अपने शरीर में तालिस्मान को लगाया होता है उसका लेवल अपने आप बढ़ जाता है, जो कि पहले येलो कलर का था अब वो सिल्वर रैंक में बदल जाता है। घोस्ट जनरल भी उसे नोटिस कर लेता है। घोस्ट जनरल चौंकते हुए कहता है, क्या इसका तालिस्मान तो सिल्वर रैंक का हो गया है और क्या ग्रेट एनर्जी इसके बॉडी में फ़्लो हो रही है। ज़ॉम्बी जनरल कहता है घोस्ट जनरल से, तुमने अपने सारे घोस्ट को इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मैं इसे कुछ देर तक होल्ड करके रखता हूँ, तब तक तुम यहाँ से निकलो। और वो अपने बांसुरी को बजाते हुए ज़ॉम्बीज़ को समन करने लगता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही चेन उसे तेज़ी से एक मुक्का मारता है, जिससे कि ज़ॉम्बी जनरल और घोस्ट जनरल दोनों ही जाके दीवार से लड़ते हैं। चेन उन्हें मारने के बाद बोलता है, तुम दोनों इतने भी बड़े समनर नहीं हो, मुझे तो लगता है तुम उन 5 तालिस्मान जनरल में से नहीं आते हो, जल्दी उठो और अपनी नेक्रोमेंसी मुझे फिर से दिखाओ। उसकी बात ज़ॉम्बी जनरल के दिल से लगती है। कहता है, तो लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो फिर तुम देखो, मैं आज अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर ही दूंगा। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पीच ब्लॉसम उगता है। और उसकी ज़्यादा बकवास ना सुनते हुए चेन सीधा जाके उसके सिर को ज़मीन में धंसा देता है और अम्ब्रेला लेडी के आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी। जिसे देखकर अम्ब्रेला लेडी डरते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ। फिर वो नीचे बैठते हुए कहती है, अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो फिर मैं रेडी हूँ। और चुपके से अपने ब्लड मार्क्स को एक्टिवेट कर देती है। और आपको तो पता ही होगा, इससे ये होता है कि जितना दर्द अम्ब्रेला लेडी को होगा उतना ही दर्द उसके अपोनेंट को भी होगा। इस बार चेन अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगता है, जिससे कि अम्ब्रेला लेडी को भी चोट पहुंचती है। और चेन कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा ब्लड मार्क्स इंजरीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। और चेन का इंजरी पूरा हील हो जाता है और अम्ब्रेला लेडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सपोर्ट दिखाते रहो और सब्सक्राइब करो प्लीज़, जैसा आपने सपोर्ट पिछले वीडियो में दिखाया है। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा जू भी बच जाएगी और उसके मॉम के साथ एक सीन भी देखने को मिलेगा। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर मिस मत करना आप लोग प्लीज़। तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहां चेन अपने आप को चोट पहुंचा रहा होता है और उसके सारे अटैक अम्ब्रेला लेडी को हो रहे होते हैं। तभी चेन अपने सिर को इतनी तेज़ पटकता है कि नीचे पूरी फ्लोर पर दरारें आ जाती हैं। चेन कहता है, चलो ये ख़त्म हुआ, और अम्ब्रेला लेडी बेहोश हो जाती है। तभी हमें घोस्ट जनरल को दिखाया जाता है जो दीवार में चिपके हुए हंस रहा होता है। फिर वो वहाँ से किसी तरह निकलते हुए कहता है, तुम सच में लड़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर जनरल है और अब तुम यहाँ से बच के भाग नहीं सकते। उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो हम सबको यूं ही हरा सकता है। मैंने तो उससे पहले ही हेल्प के लिए बोल दिया है
और जल्द ही तुम उससे मिलने वाले हो। और उसके हाथ में हमें एक सिंबल को दिखाया जाता है जिससे ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तभी चेन उसे आर्मर जनरल का सिर दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? ये तो बस मुझे रास्ते में मिल गया। जिसे देखकर घोस्ट जनरल सूट वूट में आके गाना गाने लगता है, आर्मर जनरल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर वो सूटकेस को पैक करके वहाँ से निकलते हुए कहता है, ओह मुझे जाना होगा, आज रात मेरा परफॉर्मेंस है वियना में। गुड बाय बॉय, अपना ध्यान रखना। चेन कहता है, ठीक है, अच्छे से जाना। फिर चेन मिंगवान से कहता है, ऑफिसर थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। जितने भी ऑब्स्टिकल थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, चलो हमें ऊपर चलना होगा। लेकिन आप कर क्या रहे हो? मिंगवान रोते हुए कहता है, मेरी पहली किस, जिसे मैं काफ़ी समय से बचाते हुए आ रहा हूँ, उसे आज एक ज़ॉम्बी ने ले लिया। आज मैं अपने चेस्ट को काट कर अपने वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करूँगा। चेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इस अर्थ पर आखिर चल क्या रहा है? रुक जाओ, तुम इसके लिए अपना चेस्ट नहीं काट सकते। मिंगवान कहता है, मेरा सपना था कि मैं अपना पहला किस जू को तुर्की में करूँगा। चेन अपने मन में कहता है, क्या जू? फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, बाय, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। मिंगवान कहता है, क्या? फिर वो चेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, रुको। चेन कहता है, क्या हुआ? मिंगवान उसको अपने पास खींचते हुए कहता है, तुम नहीं जा सकते, क्या तुम भी जू को पसंद करते हो? फिर उन दोनों को जू की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों साथ में बोलते हैं, ये तो जू की वॉइस है। और मिंगवान तेज़ी से भागता है वहाँ से, जिसे देखकर चेन कहता है, क्या तुम अपना चेस्ट नहीं काटने वाले थे? तभी चेन उससे भी स्पीड में भागते हुए कहता है, सारे क्रेडिट को क्या तुम अकेले रखना चाहते हो? फिर मिंगवान उसे पीछे छोड़ते हुए कहता है, लेकिन रेस में तुम मेरे आगे एक इडियट हो। और वो दोनों ऐसे ही लड़ते हुए फ्लोर को चढ़ रहे होते हैं। मिंगवान अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत फास्ट है, इससे पहले पहुंचना होगा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मुझे आखिर क्या करना चाहिए? तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। मिंगवान से कहता है, तुमने तो अभी अभी एक फ्रेंच किस शेयर किया है ज़ॉम्बी के साथ। जिसे सुनकर मिंगवान अपनी उल्टी को किसी तरह रोकता है। तभी चेन कहता है, अच्छा ये बताओ टेस्ट कैसा था, खट्टा या मीठा? जिसे सुनकर मिंगवान के मुंह तक आ जाता है और वो वहीं रुककर किसी तरह अपने आप को रोक रहा होता है। चेन खुश होते हुए कहता है, ये तो वर्क कर रहा है। तभी मिंगवान चेन का शर्ट पकड़ लेता है, जिसे देखकर चेन कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी जू का सीन दिखाया जाता है, जहां होंग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। जू घबराते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, क्या करने की तुम कोशिश कर रहे हो? होंग कहता है, बस तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ सो जाओ, जिससे कि हमारी कल्टीवेशन बहुत आगे बढ़ जाएगी। जू की सारी स्पिरिट एनर्जी लॉस होने के कारण वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही होती और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी जू को अब पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ वो किसी से कह रही होती है, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जू का फादर होता है। उसका फादर जू से कहता है, जू, मैं अब बीमार रहने लगा हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी में कुछ ही दिन बचे होंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे भविष्य को पढ़ा हुआ है। एक दिन तुम अपने चुने गए प्यार से मिलोगी। वह एक हीरो होगा जो तुम्हें बचाने के लिए एक रेनबो पे चलने वाले घोड़े पर सवार होकर आएगा। जू कहती है, नहीं, मैं केवल आपसे प्यार करती हूँ और मुझे कोई हीरो नहीं चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जू रोते हुए कहती है, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। तभी चेन और मिंगवान उड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं, जिसे देखकर जू अपने मन में कहती है, डेड, एक यंग लड़का सच में मुझे बचाने के लिए आ गया है और ये भी रेनबो पे राइडिंग करते हुए आया है। फिर वो उन दोनों को ध्यान से देखते हुए कहती है, लेकिन ये कुछ अलग लग रहा है, जैसा आपने कहा था। फिर वो दोनों साथ में रोल करते हुए आगे चले जाते हैं। इधर जू की एनर्जी ज़्यादा लॉस होने के कारण धीरे धीरे वो बेहोश हो जाती है। होंग कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरे रूम में आया है? फिर वो दोनों अपने अपने पोज में खड़े हो जाते हैं। चेन कहता है, मैं हूँ स्मूथ सेल कॉर्प का रिसेप्शनिस्ट और मैं यहाँ जू को बचाने के लिए आया हूँ। मिंगवान कहता है, मैं साउथ सी सिटी का पुलिस यू मिंगवान हूँ। जिसे सुनकर होंग मास्क मैन के पीछे छिपते हुए कहता है, मुझे प्रोटेक्ट करो। मास्क मैन कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें 5 जनरल्स रोक क्यों नहीं पाए, लेकिन इसकी कौन परवाह करता है, वैसे भी तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मिंगवान मास्क मैन को तलवार दिखाते हुए कहता है, साउथ सी सेक्ट के मैसेंजर, तुम केवल एक सेक्रेटरी हो, वो भी स्टेप 1 के कल्टीवेटर हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी सेंस है तो अपनी जगह से हिलना मत। मास्क मैन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सिल्वर रैंक का समनर तालिस्मान है। फिर वो अपने हाथों से कुछ साइन बनाते हुए कहता है, मैं जब चाहूँ तब साउथ सी सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर ईगल एम्परर को बुला सकता हूँ। जिसे सुनकर मिंगवान सीरियस होते हुए कहता है, क्या ईगल मास्टर?
पीछे चैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। चैन कहता है क्या ईगल, यहाँ इतनी देर से क्या बकवास चल रही है। मिंगुआन कहता है ईगल एम्परर वॉइस सेक्ट मास्टर के साथ साथ ब्लैक ईगल सेक्ट का भी मास्टर है। उसके आने के बाद हम लोगों का मरना तो पक्का है, इसलिए मुझे ये सब होने से पहले ही इसे रोकना होगा। और मिंगुआन अपने मन में सोचता है कि मैं गया था ईगल सेक्ट में कुछ एविडेंस के तलाश में, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बच के निकला था और मुझे केवल इतना पता चला था कि उसकी बेटी किडनैप हो गई थी। तभी हमें दिखाया जाता है मास्कमैन समनर तालिस्मान को इस्तेमाल कर देता है। फिर हमें वॉइस सेक्ट मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो रोते हुए कहता है यू, और हमें उसके सामने उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे पहले चैन ने बचाया होता है, और वो वॉइस सेक्ट मास्टर की बेटी होती है जो कहती है मैं ठीक हूँ डैड, चिंता मत करो। वॉइस सेक्ट मास्टर कहता है क्या हुआ था तुम्हारे साथ, मेरे लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। यू कहती है मुझे किडनैप कर लिया गया था मेरे एक बहुत ऑब्सेस्ड फैन के द्वारा, लेकिन मुझे किसी ने बचा लिया। और वो सारी कहानी वॉइस सेक्ट मास्टर को सुना रही होती है, जिसे सुनकर उधर सभी अपने आंसू ज़ोर ज़ोर से बहा रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। वहीं पीछे एक बंदा अपने नाक में उंगली कर रहा होता है, जिसे वॉइस सेक्ट मास्टर भी नोटिस कर लेता है और वो गुस्से से कहता है हे तुम नाक में उंगली कैसे कर सकते हो, वो भी ऐसे टचिंग मोमेंट में। जिसे सुनकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है। फिर वो दो आदमियों से कहता है इसे लेकर जाओ और इतना मारो जब तक इसका बैक साइड लाल नहीं हो जाता। फिर वो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम्हें याद है तुम्हें किसने बचाया था। यू बोलती है हाँ मुझे उसके लुक्स याद हैं, मैं आपके लिए उसे ड्रॉ कर सकती हूँ। वॉइस सेक्ट मास्टर कहता है तुमसे अच्छी ड्राइंग किसकी हो सकती है भला इस पूरे सेक्ट में। मैं होप करता हूँ कि मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूँगा और इसके लिए मैं उसे शुक्रिया करूँगा। यू कहती है बस ये तैयार हो गया। वॉइस सेक्ट मास्टर कहता है लाओ इसे मुझे देखने दो। फिर हमें ड्राइंग दिखाया जाता है जिसे वॉइस सेक्ट मास्टर देखते हुए कहता है अच्छा अब मुझे पता चला कि कैसा दिखता है मेरे डॉटर का सेवियर। फिर वॉइस सेक्ट मास्टर वहाँ से गायब होने लगता है, जिसे देखकर यू घबराते हुए कहती है डैड। वॉइस सेक्ट मास्टर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सेवियर को ढूंढ के ही रहूँगा। और उसके जाने के बाद हमें यू को दिखाया जाता है जो कहती है क्या डैड को किसी ने समन किया है। हमें चैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वॉइस सेक्ट मास्टर पहुँच जाता है और वो बहुत गुस्से में रहता है। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए चैप्टर ऐसे ही आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो प्लीज़।